हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 12 से। यहाँ पर आज आपकी जो है बुक 1 चल रही है, यानी हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा यहाँ पर अध्याय द्वितीय है। यहाँ पर हम उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत जानेंगे, यानी उपभोक्ता कैसे चीज़ों को परचेज करता है और वहाँ पर उसका व्यवहार किस तरह से वर्क करता है, तो उसके बारे में इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। चलिए बात करते हैं इस अध्याय पर। देखिए, आप सभी को पता है कि बाजार में उपभोक्ता का भी एक अहम रोल होता है, यानी उपभोक्ता ही नहीं होंगे तो यकीन मानिए उत्पादन होने का फिर मतलब ही नहीं रहेगा। उपभोक्ता भी तो होने चाहिए। ठीक है, तो उपभोक्ता का एक अपना रोल होता है। ठीक है, यानी कल हमने अध्याय में देखा था, पिछले अध्याय में, कि भाई उत्पादन की क्या क्या समस्याएं थी, उत्पादन कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, कौन निर्धारित करेगा, कल हमने ये सब जाना। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे भाई उपभोक्ता अपने ज़रूरत की चीज़ें जो है वो किस तरह से वो लेता है, किस तरह से उसे खरीदता है। अर्थशास्त्र की भाषा में इस चीज़ को इन्होंने जो है समस्या का नाम दिया है, क्योंकि हर किसी उपभोक्ता की समस्याएं या जो उपभोक्ता की ज़रूरतें होती हैं अलग होती हैं। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक उपभोक्ता केवल खाद्यान्न को प्रायोरिटी दे या फिर खाद्यान्न के अलावा किसी और को प्रायोरिटी दे। ठीक है, यानी हर उपभोक्ता की ज़रूरतें अलग अलग हैं। यानी किसी को खाद्यान्न चाहिए तो कोई ये चाह रहा है कि भाई हमें बाजार से कुछ अच्छा गैजेट मिल जाए, लैपटॉप टीवी वगैरह चाहिए, उससे एक कार चाहिए। इन सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है यहाँ पर कि भाई उपभोक्ता जो सामान खरीदता है उसमें कौन कौन से कारक उसकी तरफ से जो है यहाँ पर आते हैं। पहली बात तो ये है, आप सभी को पता होगा उपभोक्ता के संदर्भ में, कि उपभोक्ता क्या करता है कि भाई अपना जो उसे उत्पाद चाहिए उसके लिए वो अपना जो प्राइस है उस उत्पाद का, उस प्राइस का वहाँ पे पे करता है और वो उत्पाद ले आता है। लेकिन कभी आप ये भी जानते हैं कि भाई प्राइस पे करने के लिए कम से कम उपभोक्ता के पास कुछ तो होना चाहिए। मान लीजिए जैसे आप एक सपोज दैट एक यानी आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यानी कि कार्यरत हैं, और आपकी 50,000 रुपये पर मंथ की सैलरी है। ठीक है, यानी 50,000 रुपये पर मंथ आप कमा रहे हैं। ठीक है, 50,000 पर मंथ कमा रहे हैं, तब आप महीने में, ठीक है, अपने घर का खर्चा पैरा निकाल कर तब आप कम से कम 20,000 रुपये की कहीं कुछ यानी बचत कर पाएंगे। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और 20,000 की बचत करने के उपरांत यानी आपने पूरे जो है 1 साल बचत की, और 1 साल में आपका जो राशि है 2,40,000 के करीब पहुँच गई, 2 साल में 4 यानी कि 4 लाख पहुँच गई। ठीक है, अब आप एक गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आप पहले ये देखेंगे भाई हम कमा कितना रहे हैं। ठीक है, और कमा जितना रहे हैं उसके हिसाब से आप गाड़ी खरीदेंगे भाई, कि हाँ भाई हम अगर मान ली लोन ले लेते हैं या फिर किस्तों पर गाड़ी निकाल लेते हैं तो हम इतना पे करना पड़ेगा। यानी कि हम जितना हम अपना खर्चा चला रहे हैं, खर्चे के बाद हमारा जितना बचत हो रही है उसमें से इतना हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो बात ये एप्लीकेबल होती है। ठीक है, यानी कि हम पहले अपना जेब देखते हैं, यानी आसान शब्दों में हम कहें कि अपना जो जेब है, जेब का बजट है, उसे हम पहले देखते हैं उपभोक्ता होने के नाते। दूसरी बात यह है कि हमें आवश्यकता है या नहीं है, वास्तव में क्या कार की लायक हमें आवश्यकता है या नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि हम व्यर्थ में अपनी जेब पर जो है भार बढ़ा रहे हैं। तो दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि भाई क्या हमें कार की आवश्यकता है या नहीं है, क्या हम इसे मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या हमारे पास रखने की जगह है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी उपभोक्ता के ऊपर एक कहीं ना कहीं उसे जो है संकोच में डाल देती हैं कि भाई कैसे हम लें, हमें क्या ज़रूरत है क्या नहीं है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में इसे चुनाव की समस्या कहते हैं, जो कि आपके सामने है। ठीक है, और इसी समस्या का निदान करने के लिए यहाँ पर देखिए चैप्टर में यहाँ पर 2 वस्तुओं का यहाँ पर इन्होंने लिया है प्रारंभिक रूप में। 2 वस्तुओं की मात्रा को यहाँ पर इन्होंने राशि माला है। ठीक है, इसमें एक इन्होंने ले लिया है खाद्यान्न में केला और दूसरा ले लिया है आम इस बुक में। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम्पल केला और आम पर ही यहाँ पर है डिपेंड। ठीक है, और केला और आम का जो पैकेट तैयार हो रहा है उसे इन्होंने नाम दे दिया बंडल। ठीक है, यानी मान लीजिए एक बंडल में या तो 10 केले होंगे या फिर 5 आम होंगे। ठीक है, या फिर यानी इन्होंने ये नाम दे दिया कि भाई एक बंडल जो है, बंडल जितने भी किलो का हो, जो भी हो, उस बंडल में कुछ इकाई केले होंगे और कुछ इकाई जो है यहाँ पर आम की होंगी। ठीक है, तो इन्होंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे सेट कर दिया है और ये एग्जाम्पल यहाँ पे विभिन्न जगहों पर लिया भी किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर उपयोगिता। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी यहीं से स्टार्ट होती है, उपयोगिता से। यानी हमने अभी जो बात कही थी उपभोक्ता के बारे में, उसमें उपयोगिता सबसे अहम रोल उसका निभाती है। अब देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड डेफिनेशन पहले इसकी नोट कर लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। यानी कि आप बिल्कुल सही बात है, यानी कि आपकी आवश्यकता क्या है और आवश्यकता के अनुरूप ही वो उसे संतुष्ट कर पाएगी। ठीक है, अब आपकी आवश्यकता ही नहीं है और तब उसे आपको जो वस्तु प्रदान की जाए तो उसका क्या मतलब रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, और एग्जाम में आपको पेन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यानी कि जो पेन हम जिससे लिखते हैं, एग्जाम लिखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट है, और मैं वहाँ पर जाकर आपको एक पेन पकड़ा देता हूँ, लेकिन उसमें रिफिल नहीं है। ठीक है, यानी उसमें रिफिल जो होनी चाहिए जिसमें इंक भरी होती है वो रिफिल ही नहीं है, पेन केवल है वो। ठीक है,
तो क्या आपकी उपयोगिता या फिर आपकी जो नीड है वो क्या फुलफिल हो पाई? नहीं हो पाई, क्योंकि उसमें पेन भी, यानी पेन के अंदर रिफिल भी होनी चाहिए जिससे कि आप लिख सकें, ठीक है। केवल पेन होने मात्र से काम नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो उपयोगिता की सबसे ज़्यादा जो है आवश्यकता जो होती है वो यही है कि संतुष्ट कर पाए हमें, ठीक है। यानी हम जो चाह रहे हैं उसमें हमें वो संतुष्ट कर पाए। हम जो चाह रहे हैं, यानी हमें अगर जिस टाइम पे खाना चाहिए उस समय हमें खाना मिलना चाहिए, तो हमारी उपयोगिता शांत हो रही है। अब यानी हमें खाने का समय है, खाना नहीं मिल पा रहा है, उसकी जगह हम और कुछ खा रहे हैं, हो सकता है उपयोगिता में हमारा प्रतिस्थापन आ जाए, ठीक है। यानी हमारी उपयोगिता थोड़ी बहुत देर के लिए चेंज हो जाए, या फिर हम किसी और चीज़ पर अल्टरनेटिव के तौर पर पहुंच जाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसमें लिख लेना उपयोगिता के संदर्भ में कि वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है अथवा, ठीक है, उसको प्राप्त करने की जितनी ज़्यादा इच्छा होती है, उसे उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी किसी भी वस्तु को आपको जितनी ज़्यादा इच्छा प्राप्त होती है तो उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी आपको मान लीजिए कोई ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा प्रिय है, यानी कि आपको लगता है भाई ये चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए, ये नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। अब देखिए एग्जाम्पल भी दिया है कि ऐसा नहीं है उपयोगिता समय के हिसाब से बदलती नहीं है, बिल्कुल बदलती है। उपयोगिता जो है स्थान समय के साथ बदलती है। अब जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पता होगा दक्षिण भारत में जो है गर्मी पड़ती है, दक्षिण भारत में सर्दी का प्रकोप नहीं रहता है। तो दक्षिण भारत के लोगों के पास अगर आप जाओगे और वहाँ पर उनसे कहोगे भाई आप ऊनी कपड़े अपने निकाल लीजिए, तो क्या उनके पास ऊनी कपड़े मिलेंगे? घर में बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और वहीं हमारे उत्तर भारत में आओ, उत्तर भारत में हर घर में आपको ऊनी कपड़े देखने को मिल जाएंगे। तो ये क्या उपयोगिता, यानी स्थान और समय के हिसाब से उपयोगिता की मात्रा चेंज हो गई, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में गंदगी जो सर्दी नहीं पड़ती तो उन्हें जो गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं है, ठीक है। और हमारे उत्तर भारत में सर्दी पड़ती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ठीक है, गर्म कपड़े रखते भी हैं स्टॉक में। तो ये उपयोगिता यानी समय और स्थान पर भी निर्भर करती है, ठीक है। यानी समय स्थान बदलने के साथ साथ भी निर्भर करती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें अपने माइंड में या तो सेट कर लेना, या फिर अगर आप इतने भुलक्कड़ टाइप हैं, मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूँ, तो आप ये लिख लेना ये लाइन, ठीक है। अगर आप भुलक्कड़ टाइप हैं, ठीक है, तो लिख लेना। अब देखिए यहाँ पर उपयोगिता का विश्लेषण करने के लिए दो विधियाँ अपनाई जाती हैं, ठीक है। दो विधियाँ कौन कौन सी हैं? पहली विधि यहाँ पर ये है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। इसमें भी दो विधियाँ हैं, यानी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण में भी दो विधियाँ हैं। एक तो टोटल यूटिलिटी है, कुल उपयोगिता है, ठीक है, और दूसरी है मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता है। यहाँ पर भी दो विधियाँ हैं इसमें, ठीक है। तो अब हम इसमें पहली हेडिंग इसमें डालेंगे यहाँ पर गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। यानी ये उपयोगिता को मापने की जो है, यानी कि उपयोगिता को हम कैसे मापते हैं, क्या करते हैं, तो उसके लिए पहली विधि है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाल लेना यहाँ पर, ठीक है। यानी इसी में सब पॉइंट आपका पहला पड़ेगा, सब हेडिंग पड़ेगी गणनावाचक विश्लेषण, उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। ये विधि है, पहली विधि है। और इस विधि के अंतर्गत भी दूसरी यानी दो विधियां और आती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस किताब में बहुत सारे ऐसे टॉपिक मैंने देखे जिनमें देखिए नंबरिंग नहीं पड़ी है और ऊँट पटाख रूप से उन्होंने कोई हाईलाइट कर दिया, कोई हाईलाइट नहीं किया है, तो इससे समझने में दिक्कत होगी आपको। शायद प्रथम दृष्टया अगर आप देखेंगे तो समझने में दिक्कत होगी। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैंने ये नंबरिंग पहले डाल दी ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए गणनावाचक का मतलब आप साफ साफ समझ में आ गया, गणना का मतलब काउंटिंग, ठीक है। यानी कि हम अपनी उपयोगिता का जो स्तर है उसको हम संख्याओं में व्यक्त करें, ठीक है। यानी कि कोई हमें किसी वस्तु की उपयोगिता है उसे हम काउंटिंग में व्यक्त करें, यानी संख्या बताएं कि भाई हमें ये वस्तु चाहिए और इसकी इतनी मात्रा चाहिए, ठीक है। यानी हमारे पास इतनी मात्रा होगी तो हम वाकई में उसे सर्वाइव कर जाएंगे। जैसे हम भोजन में ले लेते हैं, यानी हमारे सामने जैसे कोरोना जैसी ताज़ी में लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने बता दिया भाई मान लीजिए 2 महीने के लिए लॉकडाउन चलेगा, तो उस हिसाब से हम 50 किलो आटा का प्रबंध करवा दीजिए, हमारा काम चल जाएगा, बड़े आराम से हम जो 2 महीने काट जाएंगे, ठीक है। तो हमने अपनी गणना बता दी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एक पॉइंट ये लिख लेना कि उपयोगिता के स्तर को, ठीक है, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें उपयोगिता के स्तर को हम संख्याओं में व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब यहां पर भी इसे भी 2 भागों में व्यक्त कर लिया गया है, ठीक है। यानी इसे भी 2 भागों में व्यक्त कर लिया गया है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो यहां पर लिख लेना कि गणनावाचक उपयोगिता को 2 भागों में पुनः विभक्त किया जाता है। कौन कौन सी? कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। तो यहाँ पर आप सेकंड यानी कि आपने पहला सब पॉइंट यहाँ पे डाल दिया जाता है। अब इसमें ए सब पॉइंट ही मानना लेना कि कुल उपयोगिता, ठीक है। इसी में कुल उपयोगिता क्या होती है? कुल उपयोगिता का मतलब होता है कि किसी वस्तु की एक निश्चित मात्रा, ठीक है, तो उसका योग ये क्या कहलाती है? कुल उपयोगिता कहलाती है। यानी किसी वस्तु की जो कुल मात्रा होगी, ठीक है, यानी एक वस्तु की निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग कुल उपयोगिता कहलाता है, ठीक है। यानी कि आप निश्चित मात्रा में कोई वस्तु उपयोग कर रहे हैं, उसकी कुल मात्रा, टोटल मात्रा जो होगी, यानी पर डे आप मान लेते हैं कि आपकी फैमिली में 1 किलोग्राम आटा लगता है, ठीक है, और ऐसे करके आपने 30 दिन का निकालना है। तो 30 दिन में आप क्या प्राप्त करेंगे? टोटल उपयोग यानी कुल उपयोगिता में आप ये पता करेंगे 30 दिन में हमारे यहाँ 30 किलोग्राम आटा की खपत है, ठीक है। तो ये कुल उपयोगिता के तहत आ जाएगी। इसे हम यानी टोटल यूटिलिटी कहते हैं,
ठीक है। तो यहाँ आप इसमें नोट कर लेना कि कुल उपयोगिता एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है, ठीक है, जो किसी वस्तु यानी वस्तु को x माना है यहाँ पर कि दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है, ठीक है, को दी गई मात्रा से उपयोग करने से प्राप्त होती है। इसे जो है TUN यहाँ पर वस्तु x की n इकाइयाँ, ठीक है, और कुल उपभोग की उपयोगिता से प्राप्त होती है। देखिए मैं आपको ये बता दूं, मैं ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स नहीं करवाऊंगा यहाँ पर, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ न्यूमेरिकल्स का हमारा काम नहीं है। और मैंने आपको पिछली बात मैंने कल अध्याय में भी बोला था कि न्यूमेरिकल्स में पहली बात तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, ठीक है, यानी आप जिसका ऑप्शनल है उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यानी हम जनरल वे में बता रहे हैं, ठीक है। ऑप्शनल वाला तो अपने ऑप्शनल, देखिए ऑप्शनल में मेरी विशेषज्ञता नहीं है, आपको मैं फिर से बता दूं इकोनॉमी के बारे में मेरी विशेषज्ञता नहीं है, यहाँ पर एक जनरल वे में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यानी अगर आप कंपेयर करेंगे किसी इकोनॉमिस्ट से या इकोनॉमिक का कोई लेक्चरर से तो उसके सामने मेरी विशेषज्ञता नहीं है, क्योंकि मैं इस फील्ड से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं देखिए जो भी चीज़ है मैं क्लियर पहले ही कर देता हूँ कि बाद में अगर आप में से कुछ कहे कि सर आपने ये चीज़ छुड़वा दी, ये बताया नहीं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ मेरी विशेषज्ञता इसमें नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जिसका ऑप्शनल इकोनॉमी है तो वो आप किसी विशेषज्ञ से पढ़े, ठीक है, क्योंकि अगर मेरी विशेषज्ञता होती तो मैं आपको उस पर थोड़ा लेक्चर देता, मोटिवेट करता, लेकिन मेरी विशेषज्ञता नहीं है तो मैं उस पर सीमित ही जो है आपको डिमोटिवेट कर पाऊंगा, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आपने टोटल यूटिलिटी यहाँ पर जान ली। अगली यहाँ पर है सीमांत उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि भाई आप सभी जानते हैं कि हर किसी वस्तु की उपयोगिता समय, ठीक है, और स्थान के साथ परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। यानी सीमांत उपयोगिता यही कहती है कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है, यानी कि यह सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। यानी या तो हम एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई जो है उसको ले लें या फिर एक अतिरिक्त इकाई छोड़ दें, ठीक है। मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपने कि आपको आज शाम को आपकी जो डाइट है वो 5 चपातियों की है, 5 रोटियां खाते हैं। अब शाम के टाइम पे आप कहीं मार्केट में गए और 2 केले और खा लिए साथ में आपने, ठीक है, यानी 2 केले आप खाए। अब शाम को क्या आप 5 रोटियों की जो भूख है वो आप ले पाएंगे, 5 रोटियां डाइट में ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। हो सकता है आप 3 रोटियां ही खाएं, हो सकता है आप एक भी रोटी ना खाएं, आपका पेट भर गया है, ठीक है। तो इस सीमांत उपयोगिता के तहत ये जो है इसका आकलन किया जाता है, यानी टेंडेंसी है सीमांत उपयोगिता वाली, ठीक है। यानी यहाँ पर या तो अतिरिक्त वाली या फिर निम्न जो भी होता है इसका यहाँ पर आकलन यहाँ पे हम करते हैं, ठीक है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी से हम बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की नाम देते हैं MU, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिख लेना सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में परिवर्तन है जो वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मार्जिनल जो यूटिलिटी है यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि इसमें ये देखा जाता है कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है, ठीक है। रीजन है क्योंकि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। ये हकीकत बात है कि अगर मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है और आपके पास यानी कि आपके सामने आपके घर में माता जी जो आपकी हैं रोटियां बना रही हैं, रोटियां अभी बन नहीं पाई, यानी अभी आटा गूंथा जा रहा है, ठीक है, और आपको भूख इतनी तेज लगी है कि आप बगल में मार्केट बाजार से जाते हैं, बाजार से जाकर वहाँ पर बिस्किट या नमकीन साथ में लेकर खा लेते हैं, ठीक है। तो क्या बिस्किट नमकीन खाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। यानी बिस्किट नमकीन आपको कुछ ना कुछ तो आपका पेट में जो है जगह अपना घेरेंगे, स्थान घेरेंगे। तो या बिस्किट नमकीन आप पहले से ग्रहण कर रहे होंगे तो क्या आप रोटी की मात्रा उतनी खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे, ठीक है, रोटी की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी। तो सीमांत जो आपकी यही है यूटिलिटी जो है सीमांत उपयोगिता, वो यही प्रदर्शित करती है कि एक व्यक्ति की टेंडेंसी, अगर मान लीजिए समय पर उसे कोई चीज़ ना मिले और उसकी जगह और कोई चीज़ को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, या फिर किन्हीं और परिस्थितियों में ग्रहण कर लेता है तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें लिख लेना, इसी में सब पॉइंट करके, ठीक है, कि यहाँ पे लिख लेना कि सीमांत उपयोगिता वस्तु के उपयोग में वृद्धि के साथ गिर जाती है क्योंकि एक वस्तु की कुछ मात्रा उपलब्ध हो जाने पर उपभोक्ता की उस वस्तु को और अधिक प्राप्त करने की इच्छा कम हो जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल देख के समझा दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप इसमें सब पॉइंट करके लिख लेना इसी में, ठीक है। ये आपकी सीमांत उपयोगिता में ही लिख रहे हैं आप पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर अगली बात कही गई है कि किसी वस्तु के उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल उपयोगिता में वृद्धि की दर उसकी सीमांत उपयोगिता की आय है। यानी कि अगला सब पॉइंट ये है कि भाई किसी वस्तु की उपयोग की मात्रा में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी उपयोगिता में अगर वृद्धि हो जाती है तो उसको हम यहाँ पर सीमांत उपयोगिता की आय की संज्ञा देते हैं, उसे आय मानते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ पर लिख लेना, इसे हाईलाइट कर लेना नीचे, ठीक है। देखिए मैंने सीमांत उपयोगिता का एग्जाम्पल दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर वही बात यहाँ पे दोहराई गई है, इकाई और यहाँ पर एक कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर किया गया है, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं किसी कोई वस्तु है, जैसे मैंने एक केले का एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, यानी बनाना का एग्जाम्पल ले लिया। आपने बनाना चाहिए थे, आपको बनाना खाने थे आज आपको, ठीक है। अब आपने बनाना
और बनाने की जगह एक जगह हमने जो है मैंगो भी ले लिए, ठीक है। यानी एक व्यक्ति एक दिन में कंज्यूम कर सकता है 12 बनाना कंज्यूम कर सकता है, या फिर बनाना ना मिले तो वहाँ पर 5 यहाँ पर जो है या फिर 6 जो है यहाँ पर आम भी खा सकता है उसके बदले में, यानी केला ना मिला तो 6 आम खा सकता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि भाई एक व्यक्ति अगर एक आम खा लेता है तो उसकी जो एक आम खाने के उपरांत उसकी केला खाने की क्षमता 10 केला खाने की क्षमता रह जाती है, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं टेंडेंसी उसकी जो है, यानी अगर एक आम अगर खा लेगा उस दिन तो उस दिन 10 केले खा पाएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी उपयोगिता में कमी आ रही है, बिल्कुल आ रही है कमी, ठीक है। तो यहाँ पर वही दिखाया गया है। सीमांत उपयोगिता में क्या होता है कि भाई जैसे जैसे आपकी ज़रूरतें चेंज होती जाती हैं, आप जैसे जैसे कुछ मात्रा जो है उस उत्पाद की जो है यानी उसकी जगह दूसरी मात्रा अगर ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी जो प्राइमरी नीड थी वो चेंज हो जाएगी, तो वही दर दिखाई गई है, ठीक है। यानी आपकी पहले 12 केले खाने की थी, यानी कि ठीक है आपको 12 केले पूरे दिन में खाने थे, लेकिन दिन में आप कुछ और खा आए, ठीक है। तो अब आपकी दूसरी स्टेज पर आपकी जो नीड रहेगी 6 केले की रहेगी, ठीक है। यानी कि 12 की जगह 6 ही खा पाएंगे। अब मान लीजिए अगले दिन अगली इकाई में पहुँचते हैं, अब अगले दिन, ठीक है, यानी अगले दिन आपने क्या किया कि और कुछ और खाया है तो आपकी कम रह जाएगी। एक स्थिति ये होती है कि भाई आप अगर मान लीजिए आपके पास सामने जो केले हैं, केले की जगह अब आपके सामने और कोई विकल्प दे दिया जाए तो ये भी हो सकता है कि भाई ये आपकी जो उपयोगिता थी, प्राथमिक रूप से कोई चीज़ उपयोग कर रहे थे, वो नेगेटिव में चली जाए, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। टोटल यूटिलिटी में यहाँ पर क्या है कि हम दिन बाई दिन काउंट करते हैं कि भाई हम ये मान लेते हैं कि एक परिवार में 1 किलोग्राम आटा डेली लग रहा है, हम ये मान लेते हैं 4 लोगों का परिवार है और वहाँ पर 1 किलोग्राम आटा डेली लग रहा है, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है भाई कि एक परिवार में किसी दिन चावल बन जाए, चावल खा लें किसी दिन लोग, ठीक है। हो सकता है किसी दिन लोग बाहर से ऑर्डर कर लें, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अपने घर का ही आटा इस्तेमाल करना, हो सकता है बाहर से भी ऑर्डर कर लें, लेकिन टोटल यूटिलिटी ये कहती है भाई हमें तो काउंट करना है। हम तो ये मानेंगे भाई हम तो काउंट करके चलेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि बाहर से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अर्थशास्त्र की जो दायरे में कुल उपयोगिता का प्रयोग नहीं किया जाता है, यहाँ पर सीमांत उपयोगिता का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति की टेंडेंसी इसी तरह की होती है सीमांत उपयोगिता वाली, ठीक है। यानी हमें एक चीज मिल गई तो दूसरी चीज की मात्रा अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम कुल उपयोगिता का प्रयोग अर्थशास्त्र की भाषा में नहीं करते हैं। यानी अर्थशास्त्र में जब मापन वगैरह करते हैं या फिर सीमांत यानी निकालते हैं उपयोगिता, तो वहाँ पर सीमांत उपयोगिता को प्रायोरिटी देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर मापन वगैरह करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आप ये देख रहे होंगे 12 से 6 पर आ गई, 6 से 4 पर पहुँच गई है, ठीक है। ये क्या है ये, यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके सेटिस्फाइड जो हो रहे थे, पहले आप पूरे दिन में 12 केले में खाने में सेटिस्फाइड हो रहे थे, अब आपको केले की जगह वहाँ पर मैंगो भी खाने को मिल गए, तो आपकी अब क्या हुई, नीड जो थी 6 केले पर आ गई, ठीक है। यानी सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है, तो इसे ह्रासमान उपयोगिता नियम कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर आपकी जो खाने की दर है वो कम होती जा रही है, इसे ह्रासमान, ठीक है, यानी ह्रासमान उपयोगिता नियम इसे कहते हैं, ठीक है। और ये नियम यहाँ पर ये बताता है कि जैसे जैसे अन्य वस्तुओं के उपयोग को स्थिर रखते हुए किसी वस्तु के उपभोग को बढ़ाया जाता है, तो वस्तु की हर अगली इकाई के उपभोग से प्राप्त सीमांत उपयोगिता गिरती जाती है। यानी कि यहाँ पर यही कहा जाता है कि भाई जब आप मान लीजिए केले की जगह बनाना, यानी केले की जगह आम के साथ संतरे भी लेते जाएंगे, संतरे के साथ और कुछ उत्पाद बढ़ाते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, एक स्थिति ये आएगी कि भाई केले आप बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, केले आप बिल्कुल नहीं खाएंगे, हो सकता है आप नकारात्मक में पहुंच जाए, यानी केले आप बिल्कुल छूना ही नहीं चाहें, ठीक है। यानी केले की जगह आपको और कोई फल मिल रहा है, मान लीजिए सेब मिलने लगा आपको, ठीक है, आम के साथ साथ सेब भी मिलने लगा, तो हो सकता है ये नकारात्मक चला जाए। तो इस सिद्धांत को यहाँ पर जो आप टेंडेंसी देख रहे हैं, जनरल टेंडेंसी, इसे यहाँ पर ह्रासमान उपयोगिता नियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी DMU जिसे कहते हैं, ह्रासमान उपयोगिता नियम, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें लिख लेना, इसमें देखिए यहाँ पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, आप ये चार्ट बना लें, ठीक है। और इस चार्ट को बनाकर आप समझ पाएंगे, यानी जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं टेंडेंसी कम होती चली जा रही है, गिरती जा रही है, ठीक है। यानी आपने ये खा लिया तो ये हो गया, ये खा लिया ये हो गया, ठीक है। तो केवल इस वाला ये चार्ट बना लेना और साइड में मैंगो का एग्जाम्पल दे देना, जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था वैसे ही आप अपने स्तर से एग्जाम्पल वहाँ दिखा देना, ठीक है। और उसके बाद आप इसे नोट कर लेना, तो आपको ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, ह्रासमान उपयोगिता नियम कहते हैं, ठीक है। यानी कि एकल वस्तु की दिशा में मांग की वक्र उत्पत्ति से के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र की भाषा में, लेकिन जनरली इसे ह्रासमान उपयोगिता नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे लिख लेना है, इसी में सब पॉइंट करके, ठीक है। और इसे नोट करके यहाँ पर लिख लेना है इसके बाद कि ह्रासमान उपयोगिता नियम, ठीक है। यानी कि जो कमी आप देख रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, ठीक है, यानी कि 12/6, ठीक है। तो ये जो निकलता है ये ह्रासमान उपयोगिता नियम से निकलता है, उसमें लिख लेना ह्रासमान उपयोगिता नियम, ठीक है। यहाँ से लेकर इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लेना ह्रासमान उपयोगिता नियम को, तो आप ह्रासमान उपयोगिता नियम के बारे में समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ह्रासमान उपयोगिता नियम वही बात कहता है, यानी यहाँ पर यही बात कही गई कि वस्तु की मात्रा जैसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक समर्थ है, तो उस वस्तु की मांग कहते हैं,
ठीक है। यानी मांग क्या होती है, मांग का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता जिस मूल्य पर और उसके पास आय है यानी इनकम है, जेब में है और उसे खरीदने के लिए तैयार है, तो उसे क्या कहेंगे, उस वस्तु की मांग कहेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए व्यक्ति के पास पैसे ही नहीं है, जेब में मतलब जेब में पैसे ही नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है उसको, तो क्या वो खरीदेगा, नहीं खरीदेगा। ठीक है। तो यानी यहीं पर ये कही गई है रुचि वरीयता, यानी रुचि आप कैसे देते हैं किसी व्यक्ति को, प्रेफरेंस कैसे सेट करते हैं कि भाई हमें ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। और लेने के उपरांत आप जो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है या जो चीज़ ऑलरेडी आप कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे हम फूड पर ही आ गए। ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर में एग्जांपल फूड का ही लिया गया, तो मैं फूड से अलग हट के एग्जांपल नहीं लूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो हम भाई मान लीजिए फूड पर ही आ गए, नहीं हमारी ज़रूरत मान लीजिए सेब की जगह केला खाने से हो रही है और हमारी जेब में केले लेने की ताकत है, केले लेने की हम क्षमता रखते हैं, सेब लेने की हमारे पास क्षमता नहीं है। ठीक है। तो हम केले ही तो खाएंगे। ठीक है। हम सेब क्यों लेंगे, यानी सेब भाई 100 रुपये किलो बिक रहे हैं और केले मुश्किल से 20 रुपये किलो मिलता है और 20 रुपये के केले खा के हमारा पेट भर जा रहा है। अब 100 रुपये हमारे पास आय हो नहीं रही है, यानी पूरे दिन में 50 रुपये हम कमाते हैं। ठीक है। तो जो चीज़ हमारी नीड सेटिस्फाई करे, ठीक है, ठीक है, यानी जो चीज़ हमारी नीड हमें सेटिस्फाई करे तो हमारी मांग बोली जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर वही बात लिखी गई है। ठीक है। यानी वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक और समर्थ है, उसे वस्तु की मांग कहते हैं। ठीक है। और यह रुचियों और वरीयता, ठीक है, जैसे कारकों पर यह निर्भर करती है। तो देखिए अब आप नोट टू करके यहाँ पर लिख लेना मांग क्या होती है। ठीक है। यानी यासमान सिद्धांत तो आपने ऊपर देख लिया था, अब यहाँ पर नोट 2 करके लिख लेना मांग क्या होती है। ठीक है। तो यहाँ से लेकर यह रुचियों और वरीयता जैसे कारकों पर निर्भर करती है, ये लिख लेना आप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका ह्यासमान सिद्धांत आपने देख लिया, यहाँ पर टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की आपने चर्चा कर ली यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही है, वस्तु की अधिक मात्रा खरीदने को इच्छुक हैं ऊंचे मूल्यों पर, वह वस्तु की कीमत और मांगे जाने वाली मात्रा के बीच ऋणात्मक संबंध है। ठीक है। यानी इसे मांग का नियम कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो बात कही गई है, बात ये कही गई है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल ये दिया गया है यहाँ पर। ठीक है। यानी कि नीचे की ओर जो ढलवां वक्र होता चला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर दो उत्पाद हैं। ठीक है। यानी कि एक तो कीमत है और एक मात्रा है। आप मान लीजिए एक वस्तु जो है उच्च कीमत पर खरीदते जा रहे हैं और एक वस्तु की जो कीमत जो एक वस्तु की उपयोगिता बिल्कुल है ही नहीं, आपको एक उसे खरीद ही नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, इनके मध्य एक ऋणात्मक संबंध क्रिएट हो जाएगा। जैसे ग्राफ नीचे जा रहा है, ठीक है, ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे चला जा रहा है, तो वो बात यहाँ पे प्रदर्शित की गई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगली बात कही गई है कि व्यक्ति प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतना देने के लिए इच्छुक नहीं होगा और इसी कारण मांग वक्र नीचे की ओर ढलवा वक्र होता है। यानी कि आपके पास जो पैसा है, यासमान सिद्धांत ये कहता है आपके पास जो पैसा है, आय आपकी पास सीमित है, यानी आप महीने में 10,000 रुपये कमाते हैं। ठीक है। अब 10,000 रुपये में से मान लीजिए घर का आपका खर्च बड़ा है, अब देखिए 8,000 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं महीने पर घर के लिए, यानी घर में आपकी जो जरूरतों की सामान की खर्च हो जाते हैं। तो आप अब 8,000 रुपये के बदले अब आपसे कोई कहे कि भाई आप होटल से खाना लगा लीजिए, वो 9,000 रुपये में पड़ जाएगा। ठीक है। तो आप क्या लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक है। यानी कि आप उसकी जगह अगर आपसे कोई कहे कि भाई 8,000 आपकी 10,000 रुपये सैलरी है, चलिए बाहर होटल में चल खाना खाते हैं, आप खाएंगे, नहीं खाएंगे। ठीक है। क्योंकि आपकी 8,000 रुपये में जब घर का खर्चा चल रहा है अच्छा खासा, तो आप क्यों जाएंगे होटल में, अतिरिक्त बर्डन अपनी जेब पर क्यों बढ़ाएंगे। ठीक है। यानी आप अतिरिक्त पैसा देने के लिए क्यों इच्छुक होंगे, जब आपके पास जेब में दमी नहीं है तो आप पैसे भी नहीं देंगे। तो वही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है। यानी व्यक्ति प्रत्येक अगली इकाई के लिए उतना देने के लिए इच्छुक नहीं होगा और इसी मांग के कारण इस वक्र को ढलवां वक्र, यहाँ पे ढलवां वक्र बन जाएगा। यानी यासमान सिद्धांत में ये वक्र जो होगा, यानी आपकी जो नीड है किसी एक चीज से फुलफिल हो रही है तो आप दूसरे के लिए क्यों पे करेंगे। ठीक है। यानी आपकी नीड जो है केले खाने से फुलफिल हो रही है तो आप अतिरिक्त रूप से सेब क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। ठीक है। ये जनरल टेंडेंसी दिखाता है यहाँ पर, अमूमन रूप से यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक जनरल टेंडेंसी प्रदर्शित की गई है इसके माध्यम से। ठीक है। आपने पहला सिद्धांत उपयोगिता का ये जान लिया, यानी गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण जान लिया। अब दूसरा सिद्धांत यहाँ पर आता है, यानी कि यहाँ पर अब आपकी सेकंड हेडिंग है उपयोगिता सिद्धांतों में, यह है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है। यानी कि हम जो चीज़ खरीदने चाहते हैं उसको एक क्रम बनाएं, यानी सीक्वेंस बनाएं, प्रायोरिटी सेट करें। ठीक है। कि भाई हमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, ये नहीं होगी तो हम जी नहीं पाएंगे। ठीक है। या फिर सेकंड नंबर पर ये जरूरी है, पहले हमें ये लेना है, दूसरे नंबर पर ये लेना है, तो इसे क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण कहते हैं। ठीक है। और अमूमन गणनावाचक में क्या दिक्कत है, गणनावाचक में दिक्कत ये होती है, ठीक है, कि जीवन में हर चीज़ की हम गणना नहीं कर सकते हैं, चाहे सीमांत स्तर पर हो चाहे हम टोटल यूटिलिटी स्तर पर हो, गणना हर चीज़ की नहीं कर सकते कि भाई हमें इतनी चीज़ चाहिए ही चाहिए होगी। ठीक है। हम एक प्रायोरिटी सेट करते हैं हर चीज़ की कि सब भाई अगर मान लीजिए अभी कोरोना का लॉकडाउन चल रहा है तो लॉकडाउन में हमने प्रायोरिटी सेट की, अपनी प्रायोरिटी हमने क्या सेट की कि सबसे पहले हमने ये देखा घर में राशन है या नहीं है।
ठीक है, यानी मैंने ही नहीं देखा, सभी जितने लोग थे सबने ये देखा कि घर में राशन है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या प्रबंध किया कि भाई राशन का प्रबंध करना है हमें, ठीक है। आपने ये प्रबंध नहीं किया कि भाई हमें इतने दिन के लिए एंटरटेन के लिए हम ये फलानी मूवी देखने जाएंगे, उसके लिए हम ये टिकट ले लें, वो ले लें, वो ले लें। आपने कुछ भी प्रबंध नहीं किया। सबसे पहले क्या किया, अपनी आपकी जो क्रमवाचक उपयोगिता का विश्लेषण किया। सीक्वेंस में आपने ये देखा, प्रायोरिटी सेट की कि भाई ये लॉकडाउन 30 दिन का होगा या 1 महीने का या 2 महीने का होगा, उस दौरान हमें जो जरूरत की चीजें हैं वो चाहिए ही होंगी, ठीक है। तो आपने उस पर फोकस किया, ठीक है। तो गणनावाचक में यही दिक्कत रह जाती है, गणना में हमें एक्यूरेट गणना नहीं कर सकते कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी। लेकिन हम जो क्रम बनाते हैं, क्रम में हम डिसाइड कर पाते हैं कि भाई हाँ ये मानते हैं हमें ये भी चीज़ चाहिए, ये भी चीज़ चाहिए। मान लीजिए इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है तो इसकी कम हो सकती है प्रायोरिटी, हम क्रमवाचक में ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही कही गई है कि गणनावाचक उपयोगिता समझने में सरल है क्योंकि संख्याओं के रूप में, लेकिन दोष ये है कि वास्तविक जीवन में हम संख्याओं के रूप में कभी व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। यानी वास्तविक जीवन में हम हर चीज़ को संख्याओं व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए, अगर आपसे घर में देखिए कभी कभी क्या होता है, कुछ घरों में होता भी है ऐसे, ठीक है, कि भाई पूछा जाता है कि भाई आप कितनी कितनी खाने में कितनी कितनी चपातियाँ खाएंगे, तो उसी हिसाब से चपातियाँ बनती है, खाना ना बिगड़े। लेकिन अमूमन आप देखेंगे कैसे आपकी नीड फुलफिल हो पाती है, काउंटिंग से नहीं हो पाती है। तो यानी आपकी नीड कैसे फुलफिल होती है कि भाई चपाती खाएंगे, चपाती का सलाद भी लेंगे, थोड़ा सा चावल भी लेंगे, ठीक है, और हमारी ऐसी नीड फुलफिल हो जाएगी। एक क्रम बनाया आपने। तो वही बात यहाँ पे कही गई क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में कि उपभोक्ता को संख्या में नहीं मापता है, यद्यपि वह विभिन्न उपभोक्ता बंडलों को क्रम देता है, यानी प्रायोरिटी देता है। बंडल का मतलब ये है कि जो चीजें वो लेकर आ रहा है एक बंडलों के रूप में होती हैं, चाहे खाने का यानी कि चाहे खाद्यान्न का बंडल हो, चाहे उसके सेकेंडरी स्तर पर जो कोई उपयोगी की चीजें हों उनका बंडल हो, यानी कि आपके कॉस्मेटिक्स उत्पाद वगैरह हो, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर के उत्पाद वगैरह उनका बंडल हो, ठीक है। तो उनको एक क्रम देता है और यही जो है क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण प्रसंग का प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम क्रम प्रायोरिटी सेट करते हैं प्रारंभिक लेवल पर क्या चाहिए। जैसे आपने लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन पर आपने सबसे पहले क्या लिया, सबसे पहले आपने खाद्यान्न लिए। दूसरे नंबर पर अगर आपने देखा कि भाई घर में साबुन, तेल, सर्फ, शैम्पू है या नहीं है जिससे हम कपड़े वगैरह धोएंगे, नहाएंगे धोएंगे, दूसरे नंबर पर आपने ये लिया। तो आपने क्रम से तय किया, ठीक है। कुछ लोगों ने देखा कि भाई हम साबुन तेल क्यों लें यार, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, तो हम पहले खाना है नहीं, अपना खाद्यान्न का इंतजाम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये तय करता है, ठीक है। क्योंकि हम मात्रा तो किसी की यहाँ पर नहीं कर सकते एक्यूरेट, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ कही गई। मात्रा तय करना इसलिए मुश्किल है कि भाई किसी व्यक्ति की इच्छा होती है किसी दिन नहीं होती है, ठीक है। यानी जनरली आप भी देखते हो कभी आपकी खाने की इच्छा होती है, कभी आपकी खाने की इच्छा नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। यानी एक अधिमान वक्र यानी प्रायोरिटी, जिसे हम वक्र कह सकते हैं, प्रायोरिटी का वक्र है ये, ठीक है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब उपभोक्ताओं को एक और केला प्राप्त होता है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ता है। हकीकत बात है कि भाई जब एक केला और प्राप्त हो जाएगा, यानी केला और आम का एग्जाम्पल एक चैप्टर में चला ही है शुरुआत से, कि यानी कि केले अगर उसे अधिक मात्रा में खाने को मिल जाएंगे तो क्या होगा, आम की जो भूख है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे, इसे क्या है अनधिमान वक्र कहते हैं। यानी प्रायोरिटी चेंज नहीं होने को क्या कहते हैं, अनधिमान। यहाँ पर प्रायोरिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, यानी कि उसकी नीड भी फुलफिल हो रही है और प्रायोरिटी चेंज नहीं हुई, यानी कि उसने केले की जगह यानी कि आम की जगह केले खा लिए, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे हम, यहाँ पर इसे अनधिमान कहेंगे। और दूसरी बात यहाँ पे यह कही गई है, एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह किसी दिन उसकी ज़्यादा केला खाने की इच्छा है, ठीक है। अब चूंकि जेब में पैसे है नहीं, ठीक है, जेब में पैसे सीमित हैं, या तो केला ले लो या तो आम ले लो। तो उस दिन क्या किया किसी व्यक्ति ने कि मान लिया केला ही लेंगे हम, तो उसने केला खरीदे, तो उस दिन उसे आम का त्याग करना पड़ा, आम नहीं ले सकता अपनी सैलरी में। तो इस चीज़ को यहाँ पर इन्होंने नाम दिया सीमांत प्रतिस्थापन दर, यानी MRS का है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना इसमें, ठीक है। यानी कि इसमें यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन दर, देखिए सबसे बड़ी बात यह है NCERT की, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है मिक्सचर की गई हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि हर चीज़ को यहाँ पे मिक्सचर किया गया है, यहाँ पे पॉइंट टू द पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप गवर्नमेंट के पोर्टल से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको ने देखा होगा स्वयं पोर्टल है, गवर्नमेंट का स्वयं है, ठीक है। दीक्षा पोर्टल है CBSE बोर्ड का, ठीक है, दीक्षा पोर्टल है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है इन पोर्टलों में कि यहाँ पर सामग्री पूरी नहीं दे रखी है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी पहले देखा कि भाई हिंट ली जाए कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरी विशेषज्ञता इसमें नहीं है, तो मैंने कहा क्यों ना जो इसके विशेषज्ञ हैं यानी लेक्चरर जो इसे पढ़ाते हैं अपनी आम रियल लाइफ में,
तो अभी चूंकि आप लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन के दौरान आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, ठीक है, यानी गवर्नमेंट का उद्देश्य ही यही है कि भाई डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो मैं जब वहाँ गया दीक्षा पोर्टल पर, मैंने जाकर देखा तो पहली बात तो हिंदी माध्यम में लेक्चर नहीं है, इंग्लिश मीडियम में लेक्चर है। और इंग्लिश मीडियम में भी वहाँ के लेक्चरार्स ने ये किया है कि भाई उन्होंने एक टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, बाद बाकी चैप्टर पूरा स्किप करवा दिया है। ये बहुत गलत बात की है, इसलिए मुझे वो उनका मेथड था वो पसंद नहीं आया, ठीक है। यानी गवर्नमेंट बढ़ावा एक तरफ तो दे रही है, लेकिन दिक्कत हमारे साथ यही है कि भाई जो लेक्चरर वगैरह हैं वो फिर भी काम चोरी कर रहे हैं। अगर वो बाकी पूरा चैप्टर सेटिस्फाइड कर दें, पूरा चैप्टर पढ़ा दें, तो यकीन मानिए आप लोग जो अभी इधर उधर भटकते हैं कि फलाना सब्सक्रिप्शन ले लें, फलाने चैनल को जोड़ लें, फलाने से जुड़ जाएं, फिर आप गवर्नमेंट का ऑथेंटिक ही पढ़ेंगे, लेकिन नहीं करते हैं लेक्चरर। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। तो वहाँ से मुझे कुछ चीज़ों की हिंट मिली यहाँ पर, ठीक है, और वहाँ से वो कुछ चीज़ें लेकर मैंने आपको समझाई। तो वहाँ पर उन्होंने ये सारे जो सिद्धांत एंड वाले वो सब छोड़ दिए हैं, ठीक है, यानी वहाँ से पर उस चैप्टर में वो सब सिद्धांत इन्होंने सब छोड़ दिए हैं। ये वाले जो सिद्धांत हैं उन्होंने नहीं लिख लिए हैं, ठीक है, उन्होंने केवल और केवल आपकी जो उपयोगिता के सिद्धांत हैं दोनों, ठीक है, वो बता दिए हैं वहाँ पर, ठीक है। बाद बाकी जो आपकी जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है उन पर उन्होंने चर्चा नहीं की है, ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए आपने यहाँ पर लिख लिया होगा क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, ठीक है। अब इसी में लिख लेना सब पॉइंट करके। देखिए केला और आम का तो एग्जाम्पल आपको याद होगा, शुरुआत से चल रहा है, तो यहाँ पर केला आम का एग्जाम्पल में बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसमें नोट कर लेना कि अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहते हुए आमों की वह मात्रा, ठीक है, जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है, इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, ठीक है, यानी कि MRS कहते हैं। और MRS का फॉर्मूला यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख लेना, MRS इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और इसका होल क्यूब है, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हर जगह MRS जैसे हमने लगाया तो यहाँ पर भी ह्रासमान लग गया, यानी कि ह्रासमान का मतलब भी यही हुआ कि भाई एक उत्पाद आप जब खरीदेंगे तो दूसरे उत्पाद में अपने आप गिरावट आ जाएगी, ठीक है, एक नेचुरल टेंडेंसी है, यानी आप ज़्यादा रुपए खर्च नहीं करेंगे, यानी आपकी भूख जो है अगर तृप्त हो गई तो आप ये थोड़ी ना चाहेंगे भाई हम और चीज़ें खरीदें, यानी आपकी एक दिन की भूख छोले भटूरे खा के शांत हो गई तो आप ये थोड़ी ना करेंगे भाई अब डोसा भी लिया जाए, ये भी लिया जाए, आपका पेट तो ऑलरेडी भरा हुआ है, नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर जगह ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापना नियम जो है लग जाएगा, क्योंकि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापना नियम जो है वो कॉमन है, ये आप जान लीजिए, हर जगह यही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि केलों की संख्या में वृद्धि के साथ MRS कम हो जाता है, ठीक है, यानी केलों की संख्या, यानी केले और आम की तुलना जो अगर हम करें केलों की संख्या में वृद्धि होगी तो MRS कम होता जाएगा, ठीक है। यानी उपभोक्ता के पास जैसे जैसे केलों की संख्या बढ़ती है केले से प्राप्त जो MU है, ठीक है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी है, गिरती चली जाती है, ठीक है, सीमांत प्रतिस्थापना गिरती चली जाती है। और इसी तरह आमों की संख्या में अगर कमी है, ठीक है, तो आमों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता जो है वो बढ़ती जाएगी, या आमों की सीमांत उपयोगिता जो है वो बढ़ती जाएगी। यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया है, वो बताया गया है, केले की मात्रा आपको, ठीक है, यानी आप शुरुआत में क्वांटिटी में 1 केला ले रहे थे, 15 आम ले रहे थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। सीमांत जो आपकी दर थी MRS की, ठीक, प्रतिस्थापन दर थी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि आपका एक नियत था। अब आपने क्या किया, 2 केले कंज्यूम कर लिए तो आमों की मात्रा जो कम हो गई, तो यहाँ पर 3.1 की MRS दर निकल के आ गई, ठीक है। अब आपने 3 केले कंज्यूम कर लिए और यहाँ पे 10 आम ही खा पा रहे हैं, तो यहाँ पे 2.1 की निकल के आ रही है, यानी कि यहाँ पर हर जगह ह्रासमान प्रतिस्थापना नियम लग जाएगा, ठीक है, पूरे चैप्टर में यही बताया गया है, ठीक है। देखिए आपका जो ये सेकंड वाला ये हेडिंग था आपका, ठीक है, यानी ये क्रमवाचक वाला था, इसमें फिर आगे बढ़कर हम, ठीक है, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण में यहाँ पर, ठीक है, कुछ यहाँ पर वक्र वगैरह आएंगे, जैसे अनादिमान वक्र की आकृति है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो डिनोशन है, यानी कि यहाँ पर आपको ये डिनोट किया जाता है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे अर्थशास्त्र में वो ग्राफ पर ही डिनोट किया जाता है, ठीक है, यानी कैसे कोई मांग बढ़ रही है, कैसे कोई मांग घट रही है, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है, पहली बात ये जान लीजिए। अब देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर स्थितियाँ बताई गई हैं, ठीक है, यानी एक स्थिति तो ये होती है कि भाई हमने केले और आम है, तो एक जगह ये हुआ कि हमने केले की मात्रा बढ़ा दी और आम की मात्रा स्वतः ही कम हो जाएगी, यानी केले बढ़ गए तो आम की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। एक स्थिति ये होती है कि भाई यहाँ पे बताया गया, यानी इसे प्रतिस्थापन की मात्रा कहते हैं, सीमांत प्रतिस्थापन वाला सिद्धांत को यही होता है, यानी यहाँ पर केले तो बढ़ गए, ये वाला आम कम हो जाएंगे, ये प्रतिस्थापन सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक स्थिति ये होती है भाई दोनों का ही मूल्य समान है, या तो आप केले ले लो वो भी सही है, आम ले लो वो भी सही है, तो ऐसे करके यहाँ पे एक रुपए का एग्जाम्पल दिया गया है,
कि भाई एक किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए 5 रुपये का एक तो कॉइन है और यहाँ पे 5 रुपये का एक नोट है, ठीक है। अब चूंकि दोनों की वैल्यू समान है, दोनों ही समान रूप से चाहे तो 5 रुपये से जो सामान है वो ही खरीद सकता है, 5 रुपये की वैल्यू सेम उसके बराबर ही है, कागज का हो या नोट का हो, ठीक है। लेकिन फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे सूटेबिलिटी देखते हैं, भाई हम किसे हम ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे यहाँ पर। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन दर यहाँ पर निकलेंगे देखेंगे तो यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर बिल्कुल नहीं गिरेगी, यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर बिल्कुल बराबर रहेगी, क्योंकि दोनों का मूल्य समान है। यानी अगर मान लीजिए ऐसा कोई उत्पाद है जिस उत्पाद का यानी कि मान लीजिए जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं और चावल एक कंडीशन में लेते हैं, दोनों समान है, ठीक है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों में प्राइस वगैरह समान है, ठीक है, उपयोग समान है, उपभोग समान है दोनों का, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, इनकी प्रतिस्थापन अगर हम देखेंगे चावल या गेहूं की तो वो कम नहीं होगी, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जैसे मैं देखिए चावल का एग्जांपल मैंने गलत लिया, मैंने गेहूं का ही लेना था, गेहूं में ही हम कोई दूसरी क्वालिटी ले सकते हैं, भाई गेहूं की एक क्वालिटी का नाम कुछ अलग है, दूसरी क्वालिटी का नाम कुछ अलग है, ठीक है, और दोनों का रोल सेम है, तो हम गेहूं में कोई प्रतिस्थापन दर नहीं होगी, यहाँ पर ये कहा गया है। और भाई 5 रुपये का है, 5 रुपये के सिक्के में भी वही बात है यहाँ पर, यानी दोनों से यानी वही बात कही गई है कि इन सभी संयोगों के बीच जब तक कि 5 रुपये के सिक्के और 5 रुपये के नोटों का योग वही रहता है, उपभोक्ता तटस्थ है। यानी उपभोक्ता तटस्थ का मतलब क्या है कि भाई उपभोक्ता को जरूरत ही नहीं है कि हमें चयन करें, यानी दोनों का चयन का मतलब ये है कि उपभोक्ता चयन तो तभी करेगा जब दोनों की कोई प्रायोरिटी कम या ज़्यादा हो। अब यहाँ पे तटस्थ का मतलब क्या है कि भाई वो एकदम बीच में है, ना तो ऊपर जाएगा ना ही नीचे जाएगा। उसे मालूम है 5 रुपये के सिक्का का भी वही रोल है और 5 रुपये का नोट का भी वही रोल है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखा गया उपभोक्ता के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे 5 रुपये का सिक्का मिले या 5 रुपये का नोट, यानी यहाँ पर ऐसी स्थिति में वो तटस्थ रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वही कही गई है कि पूर्ण स्थापन वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती, यानी ये पूर्ण स्थापन वस्तुएं हैं, ठीक है, यानी इनका जो मूल्य है वो समान है। और ऐसे में मान लीजिए सिक्के का एग्जाम्पल लिया, सिक्के और नोट का, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन दर समान रहेगी, प्रतिस्थापन दर नहीं गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना इसे नोट करके, ठीक है, नोट करके लिख लेना कि पूर्ण स्थापन वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लेना है 5 रुपये का नोट और 5 रुपये का सिक्का, ठीक है। अब देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं का अनधिमान वक्र दो पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित करने वाली दो वस्तुओं के निर्माण एक सीधी रेखा होती है। यानी कि चूंकि सीधी रेखा इसलिए होगा क्योंकि भाई इनका मूल्य समान है, मूल्य समान होने की वजह से इनका जो है एक सीधी रेखा में से वक्र बनेगा, ठीक है। यानी वक्र जो है इनका जो कर्व नहीं होगा, कर्व तब होता है जब भाई फ्लक्चुएट हो दोनों के मूल्य। अब दोनों की मूल्य जो है सेम है, चाहे सिक्का हो या वो हो, ठीक है, तो इनका वक्र जो है सेम रहेगा। आप प्रतिस्थापन का जो देख रहे होंगे, मान देख रहे होंगे, सेम आ रहा है, यानी एक निकल के आ रहा है, ठीक है, कोई इसमें डिफरेंस है ही नहीं। अब देखिए एक चीज आती है एक दिष्ट अधिमान, ये क्या होता है, ठीक है, ये तो आपने नोट कर लिया, ये तो आपने नोट कर लिया कौन सा था, ये सीमा प्रतिस्थापन दर यहाँ पर नहीं गिर रही है, ठीक है, तो ये तो नोट कर लिया यहाँ पे नोट में। अब आता है एक दिष्ट अधिमान, ये क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर एक दिष्ट अधिमान में हमने दो बंडल लिए कि x1 x2 एक बंडल है और y1 y2 दूसरा बंडल है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि यदि उपभोक्ता किन्हीं दो बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है, यानी अधिमान का मतलब प्रायोरिटी देना, ठीक है, जिसे इन वस्तुओं में से कम एक वस्तु की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल में की तुलना में दूसरी वस्तु की मात्रा भी कम ना हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई आपके सामने दो बंडल हैं, दो बंडल आपके सामने हैं, एक बंडल में क्या है केले और यहाँ पर सेब रखे हैं, ठीक है, और दूसरे बंडल में क्या है सेब और संतरे साथ में हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या है, इस वाले बंडल में यहाँ पर केले की मात्रा ज़्यादा है लेकिन सेब कम है, यहाँ पर क्या है सेब की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ पे संतरे कम है, यहाँ पर संतरे की ज़्यादा सेब कम है। तो एक दिष्ट अधिमान में हम ये तय करते हैं भाई यहाँ पर एक आसान शब्दों में कि भाई हम कोई ऐसी चीज़ का चयन करें जो कि लगभग बराबर बैठे, ठीक है, यानी कि एक सामने वाले बंडल से वो कम भी ना हो, ठीक है, यानी अधिक मात्रा में भी हो और उससे कम भी ना हो, यानी कि ये जो बंडल है यानी हमारा जिसमें केले और सेब वाला बंडल है ये इससे कम भी ना हो और इससे अधिक भी हो, यानी हमारी जो डिमांड है, हमारे पास रुपया है, उसके बदले में हमें पर्याप्त रूप से हमें साधन प्राप्त हो जाए। एक आसान शब्दों में, थोड़ा और हम इकोनॉमी में ना जाएं तो थोड़ा आसान शब्दों में समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके, देखिए ये सब जो कर्वेचर वगैरह वाला जो है आपका सिस्टम, तो ये हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, आपको बता दूं मैं। अब बात करते हैं उपभोक्ता का बजट। देखिए आप सभी को पता है कि हमें कोई चीज़ लेने के लिए एक निश्चित राशि खर्च करनी पड़ती है, ठीक है। अब वो निश्चित राशि कहीं ना कहीं से तो आएगी, ठीक है, यानी उपभोक्ता कहीं ना कहीं कार्यरत होगा, हो सकता है उसका पैतृक संपत्ति, हो सकता है खेती करने वाला हो, तो उसका एक बजट होता है कि भाई हमें इस बजट में रहकर, हमें इस बजट के दायरे में रहकर अपनी चीज़ों को हमें खरीदना है, ठीक है। तो वही कहा गया है यहाँ पर कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर यह निर्भर करता है।
यानी दोनों वस्तुएं कौन कौन सी हैं, केला और आम यहाँ पर चला है। फिर से मैं बता दूं कि केला और आम को यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया गया है, ठीक है। तो उपभोक्ता के लिए जो उपलब्ध उपभोग बंडल है, यानी उपभोग में लिए जाने वाले जो बंडल है, जो उसके आवश्यक कार्यों में आते हैं, आवश्यक वस्तुओं में आते हैं, और उपभोग बंडल में यहाँ पे केला और सेब, यहाँ पे केला और आम का एग्जाम्पल लिया गया है, ठीक है। तो इनकी जो कीमत है वो उपभोक्ता की आय पर डिपेंड करती है। यानी साफ साफ बात है कि बजट, उपभोक्ता बजट का अभिप्राय यहाँ पर उपभोक्ता की जेब है, ठीक है। जेब में कितना पैसा है वो है, यानी वो आय, यानी महीने में कितना कमा रहा है, सालाना कितना कमा रहा है, ठीक है। यानी निश्चित आय और दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। यानी कि यहाँ पर व्यक्ति वही चीज लेगा, यानी 10 से मान लीजिए, अब मान लीजिए 100 रुपए एक व्यक्ति जो मजदूर है पर डे कमा रहा है। अब 100 रुपए के हिसाब से मान लीजिए केले जो है उसमें 2 किलो केले आ जाएंगे, ठीक है। 100 रुपए में एग्जाम्पल दें 50 रुपए किलो के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर 1 किलो सेब भी नहीं आएंगे। 100 रुपए में 1 किलो जो है आपके एप्पल भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पे क्या खरीदेगा उपभोक्ता, यहाँ पे प्रायोरिटी देगा इसको, यानी केले को प्रायोरिटी देगा, ना कि सेब को, ठीक है। तो ये उपभोक्ता का बजट कहलाता है, यानी इसे आसान शब्दों में उपभोक्ता का हम बजट कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उपभोक्ता का बजट में आप लिख लेना, इसमें यहाँ से लेकर आप यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बजट सेट और बजट रेखा, ठीक है। यानी बजट सेट क्या होता है, तो यहाँ पर बजट सेट और बजट रेखा का यहाँ पर निर्धारण किया गया है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बजट सेट देख लेते हैं, ठीक है। बजट सेट क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर बजट सेट में आप लिख लेना, ठीक है, कि उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों के सेट को बजट सेट कहा जाता है, ठीक है। यानी उपभोक्ता के लिए जो उपलब्ध बंडल है किसी वस्तु के, ठीक है, तो उनका जो बंडल है, यानी उपभोक्ता के लिए उपलब्ध बंडलों का सेट है, उसे हम बजट सेट कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लिख लेना, इस प्रकार बजट सेट उन सभी बंडलों का संग्रह है जिसे उपभोक्ता विद्यमान बाजार कीमतों पर अपनी आय से खरीदता है, ठीक है। यानी कि उपभोक्ता का जो पास पैसा है और उस पैसे के जरिए जो बाजार में विद्यमान प्रचलित कीमत है उस पर खरीद रहा है, ठीक है, तो वो सब बजट सेट के तहत आ जाते हैं बंडल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए कीमत से आशय क्या है। कीमत का आशय क्या है कि धन की उस राशि से है जिसका भुगतान उपभोक्ता वस्तु की प्रति इकाई के लिए करता है। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं। कीमत क्या होती है, कीमत का मतलब ये होता है कि भाई उस धनराशि है, यानी आपके पास वो धनराशि है जिसका भुगतान हम किसी उपभोक्ता, कोई उपभोक्ता किसके लिए करता है, वस्तु की कोई प्रति इकाई कीमत होती है उसके लिए भुगतान करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कीमत कहते हैं, ठीक है। ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन छोड़ते हैं यहाँ पर, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपभोक्ता का बजट आपने देख लिया, ठीक है, उपभोक्ता का यहाँ पर आपने बजट सेट देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, अब देखिए बजट रेखा हम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर बजट रेखा से हमारा कोई यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला आता है उपभोक्ता का इष्टतम चयन। इष्टतम चयन का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि भाई क्रम सेट करता है कि भाई हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ठीक है। यानी कि अर्थशास्त्र की भाषा में ये मान लिया जाता है कि उपभोक्ता उपलब्ध सभी बंडलों में से अपने उपभोग का बंडल, यानी अपने उपभोग का, यानी उसकी जिसकी उसकी जरूरत है, ठीक है, ये अपनी रुचि से और अधिमान के अनुसार, यानी प्रायोरिटी के अनुसार, ठीक है, बजट सेट के बंडलों के आधार पर करता है। यानी प्रायोरिटी सेट करता है और अपना इंटरेस्ट सेट करता है, हमें जरूरत क्या है, प्रायोरिटी पर हम देंगे, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति, मान लेते हैं एक व्यक्ति ग्रामीण परिवेश में है, ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोरोना पैंडेमिक का लॉकडाउन हुआ, ठीक है, आपने देखा कोरोना पैंडेमिक का लॉकडाउन हुआ। चूंकि ग्रामीण परिवेश में लगभग सभी के पास अनाज होता है, सभी के यहाँ गेहूं चावल के भंडार मिलेंगे, मोस्टली मिलेंगे, नहीं भी हो तो राशन कार्ड होता है, महीने पर राशन मिलता है, ठीक है। यानी ये लोग जब कोरोना लॉकडाउन हुआ तो उस दौरान इन्हें राशन की टेंशन तो है नहीं, राशन तो है ही हमारे पास, या तो हमारे यहाँ घर में टंकियां हैं उनमें भरा हुआ है, या फिर राशन डीलर से हमें राशन मिल जाएगा। इन्हें टेंशन किस बात की हुई कि भाई बाजार से ऐसा सामान ले आओ जो खेती के लिए उपयोगी हो। यानी इस दौरान मान लीजिए हमें खेत में लगने वाली कोई सामान हो, ठीक है, जो कि हमारी फसल वगैरह खड़ी हो उसमें लगाना हो, तो वो हम लेके आएँ। या फिर ये हो सकता है भाई साबुन तेल है, मिर्च है, ठीक है, यानी हमारे खाने वाले उत्पादों में मिर्च मसाले हैं, ये तो हमें राशन से मिलेंगे नहीं, इनका स्टॉक भी नहीं है, तो हम ये उस समय ले लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ये प्रायोरिटी हुई, यानी उपभोक्ता का इष्टतम चयन हुआ, यानी इसे ही इष्टतम चयन कहेंगे। यानी उपभोक्ता अपनी बौद्धिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए जो उसको जरूरत की सामान है उसे वो चयन करता है, ठीक है। यानी मैंने आपको एग्जांपल यही कोरोना लॉकडाउन का इसलिए एग्जांपल दिया कि उपभोक्ता, अब जैसे शहरी परिवेश में जाए तो शहरी परिवेश में आपको पता है कि भाई गेहूं का संचय हर किसी के पास नहीं होता है। लोग मोस्टली क्या करते हैं शहरी परिवेश में कि आटे के पैकेट खरीदते हैं, गेहूं का स्टॉक नहीं करता है कोई। जैसे गाँव वगैरह में गेहूं का स्टॉक करते हैं लोग, गेहूं की फसल होती है तो घरों में गेहूं रखते हैं, उसको पिसवा कर आटा बन जाता है, ये शहरों में नहीं करते हैं। तो शहरों में लोगों की समस्या अलग थी। शहर जब लॉकडाउन हुए तो शहरों में सबसे पहले उन्होंने
क्या किया कि आटा खरीदो सबसे पहले, यानी उन्हें सबसे पहले राशन की टेंशन हुई शहर वालों को, जबकि ग्रामीण परिवेश वालों को राशन की टेंशन इतनी ज़्यादा नहीं, उनकी उन्हें टेंशन किस बात की हुई कि भाई हमारी फसल खड़ी है या फिर हमारे जानवर हैं, जानवरों के लिए जो जो चीज़ें उपयोगी हैं वो मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी, या फिर फसल खड़ी है, फसल में हमें खाद बीज यानी खाद लगानी है, कोई और उर्वरक में हमें कोई खाद के अलावा हमें कोई कीटनाशक वगैरह लगाना, वो हम बाजार से ले आए, ठीक है, या फिर हमारे पशु वगैरह कोई रोग है तो उसकी दवाई ले आए हम, उन्हें ये टेंशन हुई, ठीक है। तो ये इसे उपभोक्ता का इष्टतम चयन हम कहेंगे, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां पर लिख लेना, इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। देखिए यहां पर वही बात कही गई है, उपभोक्ता ये जो अब है इस चीज को युक्तिशील व्यक्ति जो है, युक्तिशील व्यक्ति की संज्ञा दी गई, यानी पढ़ा लिखा या फिर ये कह सकते हैं जो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है। यानी युक्तिशील व्यक्ति जो है हमेशा इसी बात का चयन करेगा कि भाई सबसे बेहतर हमारे लिए क्या है, ठीक है। तो वो सब बातें यहां पर कही गई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मांग, ठीक है। अब देखिए मांग, वैसे तो आप मांग के बारे में पढ़ते आए हैं कि मांग कैसे होती है, कैसे बढ़ती है, ये बात आप ऑलरेडी पिछले अध्यायों में जानते हैं कि मांग कैसे सृजित होती है, ठीक है। तो मांग को देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया है कि किसी वस्तु की मात्रा जो एक उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों, रुचियों एवं अनधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने के लिए तैयार है, ठीक है, और क्षमता रखता है, उसको वस्तु की मांग कहते हैं। यानी कोई वस्तु की मात्रा जो है या फिर वस्तुओं की कीमत उसकी जो है वो उपभोक्ता की रुचियों या जो उसकी प्रायोरिटी है, ठीक है, इनको निश्चित रखते हुए जो उपभोक्ता से खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो क्या कहलाती है, वस्तु की मांग है, ठीक है। यानी कि हम जो है कोरोना त्रासदी में हम लॉकडाउन हुए, ठीक है, यानी कि हमने ये देखा कि भाई हम अगर अभी गेहूं खरीदते हैं तो गेहूं हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहेगा, लॉकडाउन में हो सकता है हमारे आसपास चक्की ना हो गेहूं पिसवाने के लिए, तो हमने क्या किया कि भाई आटे के पैकेट ले लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये किस पर निर्भर करता है, हमारी रुचियों पर, हमारी प्रायोरिटी पर, हमारा प्रायोरिटी किस बात की है, ठीक है, या फिर हमारी जेब में दम है या नहीं है। यानी कि हमारे पास गेहूं तो रॉ गेहूं मिल जाएगा हमें 20 रुपये किलो, ठीक है, बिना पिसा हुआ, और आटा मिलेगा हमें 30 रुपये किलो, ठीक है। अब अगर हम गेहूं ले आएँ और मान लो इसे किसी चक्की से पिसवाएं तो हमें 1 रुपये किलो पिसाई जाती है यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पे 9 रुपये का मुनाफा कमा रहे हैं, 9 रुपये हमारे बचत हो रही है। एक इस तरह हम ये भी सोच सकते हैं, ठीक है भाई 9 रुपये में बचत हो गई, ठीक है, खुद से अपनी आंखों के सामने पिसवाएंगे और कोई मिलावट भी नहीं होगी, अच्छा खासा खाएंगे। अब चूंकि समय की नजाकत देखते हुए या फिर उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए हमने ये भी देखा कि जो चक्की वगैरह वो नहीं चलेंगे ऐसे लॉकडाउन में, तो क्यों ना हम जो आटा के पैकेट है वही खरीद लें, ठीक है। देखिए मैं एग्जाम्पल ये इसलिए लेता हूँ ये ताकि आप अपने नियर बाई परिवेश से कोरिलेट कर सकें, ठीक है, आपको दिक्कत ना हो। मैं अगर यही केला आम वाला एग्जाम्पल दूंगा तो आप बोर हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल आपके सामने ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इनमें से एक या एक से अधिक परिवर्तनों में परिवर्तन होता है, यानी एक से एक जो उत्पाद हैं जो हम लेने चाहते हैं परिवर्तन होता है, यानी उपभोक्ता द्वारा चयनित वस्तु की मात्रा में परिवर्तन आने की संभावना हो जाती है। यानी कि हो सकता है भाई चयन जो है मांग जो है घट बढ़ जाए, किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है, किसी चीज़ की घट जाती है। जैसे आपने देखा कोरोना लॉकडाउन के दौरान कि मांग किसकी बढ़ी, खाद्यान्नों की मांग बढ़ी, ठीक है, खाद्यान्नों की मांग बढ़ी। बाद बाकी आपने देखा कि भाई सीमेंट की मांग हुई हो, कंक्रीट की मांग हुई हो, ठीक है, या फिर जो बजरपुर होता है उसकी मांग हुई हो, नहीं हुई, क्योंकि भाई जो आपके उद्योग धंधे थे सब रुक गए, कंस्ट्रक्शन कार्य रुक गए। यानी पेट्रोल डीजल आप देख रहे होंगे, अभी आपने एक देखा होगा कि सऊदी अरब वाले जो फूलते थे तेल की कीमतों पर, तो उनका तेल 0 पे पहुंच गया, यानी उनके शेयर मार्केट जो थे 0 पर आ गया, ठीक है। यानी वो भी परेशान है, भैया हमारा तेल खरीदने वाला ही नहीं है, क्योंकि तेल की डिमांड ही नहीं है यार, हमें कहीं जाना ही नहीं है घर से बाहर, तो हमें तेल का खरीद के करेंगे क्या, पेट्रोल डीजल खरीद के करेंगे क्या, जब हमें घर में ही कहते रहना है तो हमारी मांग परिवर्तित हो गई, ठीक है। यानी आपने देखा होगा, अखबार में पढ़ा होगा कि भाई सऊदी अरब की अरामको कंपनी है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिली कि तेल के दाम जो है 0 पर आ गए। अब 0 पर आने का मतलब ये है कि सभी देशों ने मना कर दिया हमें तेल की जरूरत है ही नहीं, यानी हमारे यहाँ पूरा देश ही लॉक है, तो तेल लेके करेंगे क्या हम, ठीक है। यानी वाहन चल नहीं रहे हैं, और वाहन चल भी रहे हैं तो उनके लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टॉक है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है, तो मांग में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मांग वक्र या मांग का नियम, ठीक है। देखिए मांग वक्र या मांग का नियम, इसमें 2 शब्द आते हैं, ठीक है। मांग वक्र क्या होता है, मांग वक्र का मतलब है कि किसी उपभोक्ता द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु की कीमत के बीच के संबंध को हम यहाँ पर मांग वक्र कहते हैं, ठीक है। ये मांग वक्र की परिभाषा इसमें लिख लेना सब पॉइंट करके, ठीक है। नहीं, मांग वक्र क्या है, ये किसी उपभोक्ता के द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा, ठीक है, और वस्तु की कीमत के बीच का जो संबंध होता है ऐसे हम मांग वक्र कहते हैं, ठीक है। यानी x = FP, ये इसका फॉर्मुलेशन है, ये फॉर्मूला वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए। अब मांग फलन क्या होता है, अगला एक कंडीशन है मांग फलन। मांग फलन ये है कि किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन, यानी कि हमारी जरूरत सबसे ज्यादा किसकी है, और उसकी कीमत के संबंध में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है
ठीक है। और ये संबंध जो है मांग फलन कहलाता है, ठीक है। यानी हम समय को देखते हुए या अपनी मांग और जरूरतों को देखते हुए किसी वस्तु का इष्टतम चयन करते हैं तो उसे हम मांग फलन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ये आप लिख लेना, मांग फलन क्या होता है, मांग वक्र क्या होता है, इसे मांग फलन कहते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना मांग में ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग फलन वस्तु की वह मात्रा प्रदर्शित करता है जब अन्य वस्तुओं के पूर्ववत रहने पर उपभोक्ता की कीमत विभिन्न स्तरों पर उसका चयन करता है, ठीक है। यानी अन्य वस्तुएं जो है मार्केट में एडिटेज बनी हुई हैं, लेकिन आप चयन उसी का कर रहे हैं, पर्टिकुलर वस्तु कर रहे हैं। यानी कि मार्केट में तो आपको तेल भी मिल रहा था पेट्रोल टंकी से, लेकिन आपने तेल नहीं खरीदा। यानी आपने किसी ने लॉकडाउन के दौरान ये सोचा कि भाई 50 लीटर की पेट्रोल की टंकी भरवा के रख लो, 50 लीटर का डीजल भरवा के रख लो। यहाँ खेती बाड़ी वाले हैं, बोला कि बात डीजल भरवा के रखा, लेकिन अधिकतर ने जो ट्रेवल करने वाले थे उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कुछ नहीं भरवा के रखेंगे, हम तो खाद्यान्न रखेंगे, ठीक है। ये मांग फलन को इंगित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए उपभोक्ता की जो मांग है इसे लिख लेना इसी में ही। इसकी कीमत एक फलन के रूप में लिखी जाती है जिसे हम x = FP, यानी x मात्रा और वहीं P वस्तु की कीमत, ठीक है। ये इसको इंगित कर रहा है, ये लिख लेना आप। तो आपने मांग फलन, मांग वक्र ये नोट डाउन कर लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो मांग फलन है, मांग फलन का अगर ग्राफीय चित्रण हम कर दें तो ये मांग वक्र बन जाता है। यानी मांग फलन को हम ग्राफ पर डिनोट कर दें तो ये मांग वक्र कहलाता है। यानी कि आप जो चीज़ देख रहे हैं किसी उपभोक्ता के द्वारा चुनी गई वस्तु की मात्रा और उस वस्तु के बीच की कीमत के संबंध को मांग वक्र कहते हैं। और मांग फलन को हम जब डिनोट करेंगे यानी चित्र पर इसी का जो है चित्रांकन करेंगे, ठीक है, तो ये मांग वक्र बन जाएगा, ठीक है। तो आप लिख लेना मांग फलन में ही कि मांग फलन का ग्राफीय चित्रण मांग वक्र कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगली बात कही गई कि उपभोक्ता का किसी वस्तु के लिए मांग और उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध जो होता है वो नकारात्मक होता है। यानी इनके बीच संबंध सकारात्मक नहीं मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वस्तुओं की मात्रा जो उपभोक्ता का इष्टतम चयन होगा वह वस्तु की कीमत गिरने से संभावित रूप से बढ़ सकता है तथा यह वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर संभावित रूप से घट सकता है। नकारात्मक का मतलब ये है, आपने कल बाजार के बारे में स्थिति जानी थी कि भाई हमें किसी चीज़ की मान लीजिए मार्केट में ज़्यादा डिमांड होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, तो उसकी कीमतें अपने आप स्वतः ही बढ़ जाती हैं, ठीक है। अब उस चीज़ की डिमांड घट गई, ठीक है, तो क्या होगा, कीमतें नीचे चली जाएंगी। ये आपने देखा था। तो संबंध कहीं ना कहीं सकारात्मक संबंध तो नहीं है, ये नकारात्मक ही संबंध है। यानी हमारी जब मांग बढ़ेगी तो यहाँ प्राइस हाइक हो जाएंगे, ठीक है। यानी एक तरफ डिमांड बढ़ी, यानी एक तरफ हमारी जो डिमांड है ये अगर बढ़ी है तो प्राइस भी हाइक हो रहे हैं, ठीक है। यानी प्राइस हाइक हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ये तो प्राइस बढ़ रहे हैं। तो प्राइस जब बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक संबंध तो है नहीं, नकारात्मक ही है, ठीक है। यानी कि डिमांड बढ़ती, उसी अकॉर्डिंग प्राइस भी बढ़कर ना बढ़कर उत्पाद की सप्लाई है वो बढ़ जाती, तो जो सकारात्मक हो सकता था। यानी प्राइस को ना बढ़ाकर यहाँ पे उत्पाद की सप्लाई डिमांड बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती तो सकारात्मक हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसे नकारात्मक संबंध दिखाते हैं, ठीक है। और वहीं डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, नकारात्मकता की प्रवृत्ति है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना, ठीक है, यहाँ पर लिख लेना इसी में ही नोट करके, या फिर देखिए पॉइंट तो लिखवाए नहीं है मैंने, तो नोट करके लिख लेना कि उपभोक्ता का किसी वस्तु के लिए मांग उस वस्तु की कीमत के बीच जो है मांग तथा उस वस्तु की कीमत के बीच संबंध जो है साधारणतः नकारात्मक होता है, ठीक है। इन दूसरे शब्दों में, ठीक है, दूसरे शब्दों में लिख लेना वह वस्तु की कीमत गिरने की संभावित रूप से बढ़ सकता है या वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर सामान्य रूप से घट सकता है। यानी उपभोक्ता का जो इष्टतम चयन है, वस्तु की मात्रा जो है यहाँ से पूरा लिख लेना ये, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसे करके हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही प्रतिस्थापन बताया गया है कि जब केले सस्ते हो जाते हैं तो उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को केलों के स्थान पर आमों पर प्रतिस्थापित कर लेता है। प्रतिस्थापन का सिद्धांत यही कहता है, ठीक है। तो क्या होता है, ताकि उन्हें कीमत परिवर्तन से वही संतोष प्राप्त हो जाए और फलस्वरूप केलों की मांग में फिर वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कंडीशंस बताई गई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मांग का नियम। मांग के नियम में यहाँ पे बताया गया है कि मांग के नियम कौन कौन से हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु के लिए किसी उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है, तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है। कहने का मतलब यहाँ क्या क्या है, यानी कि जिस दिशा में व्यक्ति की आय है उसी दिशा में व्यक्ति की क्यों है मांग भी हो, ठीक है। यानी कि हम 10,000 रुपये महीने कमाते हैं और हमें खाने के लिए 10,000 रुपये ज़रूरत है, ठीक है। तो ये संबंध हमारा क्या सकारात्मक थोड़ी ना है, हमारा बचत तो हो ही नहीं रही है, हम तो जितना कमा रहे हैं उतना हमारे खाने में चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये विपरीत संबंध हो गया, ठीक है। यहाँ पर वही बात कही गई है मांग के नियम में। देखिए ये सब बातें हैं, आप ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को इन्होंने कैटेगराइज किया है, सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं, स्थान पूरक या पूरक वस्तुएं, ये होती क्या हैं, ये मांग के तहत ही इन्होंने कैटेगराइज किया है। ठीक है, तो वो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी मांग में किन किन को हम प्रायोरिटी देते हैं, किन किन को वस्तुओं को छोड़ते हैं, किन किन वस्तुओं पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, देखिए मांग में ही आती है सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं अगर हम वो जाएं, अगर हम सामान्य वस्तुओं की बात करें, ठीक है, तो सामान्य वस्तुओं में वो वस्तुएं आ जाती हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है, डेली ज़रूरत होती है। ठीक है, यानी कि डेली जो वस्तुएं हमें ज़रूरत होती है, जैसे रोटी की ज़रूरत हुई, ठीक है, यानी हमें गेहूं की ज़रूरत है, गेहूं से आटा निर्माण होता है। ठीक है, तो आटा बनता है, आटे से जो रोटी बनती है, यानी हम जिसे डेली खाते हैं, तो हमारी वो सामान्य मांग है, हमें चाहिए ही चाहिए, रोटी खाने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो हमें कभी कभार ज़रूरत है। ठीक है, तो वो निम्न स्तरीय वस्तुओं में आ जाती हैं, जैसे हम कभी कभार बाजरे की रोटी खा लेते हैं, मक्के की रोटी खा लेते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं खाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, हमारी निम्न स्तरीय वस्तुएं हो गई वो। ठीक है, यानी एक तो सामान्य वस्तु हो गई, सामान्य वस्तुएं हमारी क्या आ गई, गेहूं की बना आटा, आटे से बनी रोटी, सामान्य वस्तुएं हैं। वहीं मक्के के आटा से बनी रोटी निम्न स्तरीय वस्तु है। मोटा अनाज निम्न स्तरीय वस्तु, यानी मोटे अनाज का प्रयोग हम प्रतिदिन नहीं करते हैं, कभी कभार करते हैं, तो वो बात यहाँ पर कही गई है, निम्न स्तरीय वस्तुएं। और ये तो मांग जो है, इन्हीं के मांग जो है, हम ये भी देखते हैं कि हमें जरूरत किस किस की है, तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, निम्न स्तरीय वस्तुएं, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर अगली हेडिंग मांग में ही सब हेडिंग डाले ना, सामान्य और निम्न स्तरीय वस्तुएं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लेना कि अधिकतर वस्तु जिनका चयन उपभोक्ता करता है उसकी मात्रा में वृद्धि होती है जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है। ठीक है, यानी अधिकतर जो वस्तु हैं जिनका वो चयन करता है, इनकी मात्रा में वृद्धि होती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है। यानी जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो वो जो वस्तुएं चाह रहा है उनकी मात्रा बढ़ा देगा। ठीक है, और जब वस्तु की में कमी आती है तो यानी कि उसकी आय में भी कमी आती है, यानी वस्तु जो उसकी सामान्य जरूरतें हैं, वो सब सामान्य जरूरतों की चीज़ें नहीं खरीद पा रहा है। ठीक है, और तो इसका मतलब क्या है, उसकी आय में कमी आ गई है, इसी वजह से सामान्य वस्तुएं नहीं खरीद पा रहा है। तो जो ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर वो प्राइस बढ़ने पर ज़्यादा प्राइस देता है, यानी कि अपनी इनकम का ज़्यादा हिस्सा स्पेंड करता है, या फिर इनकम कम हो गई तो उनकी मात्रा कम कर देता है, तो उसकी सामान्य वस्तुएं हैं। ठीक है, यानी अर्थशास्त्र की भाषा में सामान्य वस्तुओं की संज्ञा दी है। देखिए ये सब जो परिभाषाएं हैं, ये ऑथेंटिक भाषा है, यानी अर्थशास्त्र की भाषा है। इसे हम आम भाषा में भी लिखवाना चाहूँ तो लिखवा सकता था मैं, लेकिन मैंने आम भाषा में नहीं लिखवाया, क्योंकि अर्थशास्त्र की एक अलग लैंग्वेज है, अपनी हर सब्जेक्ट की अलग अलग लैंग्वेज होती है। तो उसमें यहाँ पर यही दिखाया गया कि सामान्य वस्तुओं की यहाँ पर संज्ञा इस प्रकार से दी गई है। एक वस्तु यानी कि मान लीजिए उसकी सैलरी जो है, सैलरी के साथ साथ उस वस्तु को उसे खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, तो वो उसे यानी उसे खरीदना ही खरीदना है, यानी उसे जैसे सैलरी बढ़ेगी तो उसकी मात्रा बढ़ाता जाएगा कंज्यूम करने की। ठीक है, सैलरी कम होगी उसकी मात्रा घटाता जाएगा। उसने अर्थशास्त्र ने इसे किस में रख लिया, सामान्य वस्तु में रख लिया। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर, इसमें पहला पॉइंट, यहाँ से लेकर ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ये लिख लेना आप पहला पॉइंट। ठीक है, ये पहला पॉइंट सामान्य वस्तुओं में लिख लेना आप, ऊपर से लेकर यहाँ से लेकर ये लिख लेना। ठीक है, ये पूरा पॉइंट, यानी ऐसी वस्तुएं अर्थशास्त्र की भाषा में सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब साफ साफ एक शब्दों में समझ लें कि जिनका हम अधिकतर, जिन्हें हमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है हमारे लिए, यानी हम उसके लिए, यानी हमें खाद्यान्न चाहिए ही चाहिए, हमें हम मालूम है हम रोटी, बिना रोटी खाए हम जिंदा नहीं रह सकते, तो रोटी के लिए खर्च करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करें, हमें करना ही करना है, अपने खाने के खर्चे पे तो करना ही करना है हर महीने। ठीक है, अब खाने का स्तर डिपेंड करता है हमारी आय पर, यानी आय हमारी बढ़ेगी तो खाने का स्तर अच्छा होगा, आय हमारी कम होगी तो खाने में थोड़ा कटौती कर देंगे, खाने का स्तर थोड़ा गिर जाएगा हमारा। ठीक है, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो ये हमारी सामान्य मांग हो गई। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिख लेना सामान्य वस्तुएं हो गई। सेकंड पॉइंट इसी में, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में जाती है, यानी ऐसी वस्तुओं को निम्न स्तरीय वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे तो उपभोक्ता की आय बढ़ती है, निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग घटती जाती है, जैसे खाद्य पदार्थ हैं, मोटे अनाज हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर साफ साफ आ रहा है कि कोई व्यक्ति जैसे उसकी इनकम होती है, ठीक है, तो उस इनकम के अकॉर्डिंग वो जो है अपना स्तर मेंटेन करता है कि भाई हमारी इनकम जैसी है, हम उस इनकम के अकॉर्डिंग अपना जो है खर्चा चलाएंगे। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए इसकी सैलरी अच्छी खासी है, कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में खाना खाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति 5 स्टार होटल में जाता है, कोई व्यक्ति क्या करता है, भाई जो रेहड़ी वगैरह लगती हैं, जो आप देखते होंगे कि जो आम लोग यानी मोस्टली यानी मीडियम परिवार वाले, हम लोग वहीं पर खा लेते हैं। ठीक है, यानी हम लोग कहीं एग्जाम वगैरह देने गए या फिर कहीं और गए, देखा भाई हमें 5 स्टार होटल में तो हम इतने पैसे होते नहीं हैं आम अभ्यर्थी की जेब में, तो भाई क्या करता है कि किसी ठेले पे खा ली, कचौड़ी खा ली, पूड़ियाँ खा ली। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें आम, यानी सबके हम लोगों के आम बिहेवियर में है। ठीक है, तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं क्या हो गया, यानी कि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक सामान्य बात है। ठीक है, यानी कि हम ये कर रहे हैं। और वहीं मान लेते हैं
हमें ये मजबूरी में खाना पड़ रहा है, ठीक है, ये मजबूरी में ये चीज़ें कंज्यूम करनी पड़ रही हैं, और जब हमारे पास सैलरी अच्छी खासी हो तो हम इसे छोड़ भी सकते हैं, हम 5 स्टार होटल में चले जाएंगे, तो हमारे लिए वो सामान्य बात हो जाएगी, ठीक है, अर्थशास्त्र की भाषा में वो हमारे लिए फिर सामान्य बात हो जाएगी। हमारे पास सैलरी अच्छी खासी हो और उन वस्तुओं को आसानी से, अच्छी वाली वस्तुएं आसानी से खरीद सकें, तो हमारे लिए सामान्य वस्तुओं की श्रेणी में आ जाएंगी। फिर ये जो चीज़ें होंगी हमारे लिए, जो आप ठेले से खड़े होकर खा लेते हैं, चाट पकौड़े या फिर छोले भटूरे, ये निम्न स्तरीय वस्तु बन जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर कहा गया है, देखिए आप ये बात जान लीजिए कि कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तु हो सकती हैं और कुछ निम्न स्तरीय वस्तु हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर फोकस करना आप, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, मान लेते हैं एक 300 रुपये का पिज्ज़ा, ठीक है, 300 रुपये का पिज्ज़ा एक शहरी बच्चे के लिए एक आम बात है, ठीक है। हम थोड़ा अपने भावनाओं से जुड़कर हम देख रहे हैं उसे कि 300 रुपये का पिज्ज़ा जो है, जो पिज्ज़ा जिसे हम बोलते हैं, वो एक शहरी बच्चे के लिए लेना एक आम बात है। क्या ग्रामीण परिवेश का बच्चा 300 रुपये का पिज्ज़ा ले सकता है? नहीं लेगा। उसे ये लगेगा 300 रुपये का हम पिज्ज़ा लेंगे, 300 रुपये में हमारे यहाँ 10 किलो आटा आएगा, 10 किलो आटा में हमारा जो परिवार है एक सप्ताह तक बैठकर खाएगा, ठीक है। यानी कोई मांग किसी व्यक्ति के लिए सामान्य हो सकती है, यानी कि शहरी बच्चे के लिए पिज्ज़ा लेना एक सामान्य बात है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर से लेना एक बहुत ही जटिल टास्क है, ठीक है। ये सामान्य बात नहीं है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई सामान्य वस्तुएं या फिर निम्न स्तरीय वस्तुएं सबकी एक जैसी होंगी, अलग अलग हो सकती हैं, ठीक है। यानी हमारा स्तर अलग अलग हो सकता है, यानी कोई किसी के लिए आम बात हो सकती है और किसी के लिए बहुत ही ये लगता है कि भाई 300 रुपये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, यानी हम नहीं खर्च कर सकते। यानी एक शहरी बच्चे के लिए एक बर्थडे पार्टी में अच्छा खासा खर्च करना एक आम बात है, लेकिन एक ग्रामीण स्तर पर बच्चा वही वो चीज़ जो पार्टी है वो घर पर ही बना सेलिब्रेट कर सकता है, पूड़ी कचौड़ी खाकर काम चला सकता है, ठीक है। लेकिन शहरी बच्चा क्या है, 5 स्टार होटल में भी जा सकता है, ठीक है। तो वो कंपेरिजन यहाँ पर किया गया है। शहरी बच्चे से अभिप्राय मेरा ये है धनाढ़ व्यक्ति, ठीक है। शहर में सभी लोग धनी नहीं होते, नहीं, मैं शहरी बच्चे से अभिप्राय यहाँ पर धनाढ़ियों से है, ठीक है, अमूमन ये चीज़ आप समझ लेना। तो यहाँ पर ये नोट करके यहाँ पर ये लिख लेना, ये सब चीज़ें लिख लेना। देखिए ये सब जो भाषा है वो भाषा आपको जो है आपका इंटरव्यू कंप्लीट करवाने में आपको जो है तैयार कर रही है, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये जो हैं कंपैरिजन, ये कंपैरिजन तभी कर पाएंगे जब आपने भाषा पढ़ी होगी। तो नोट में लिख लेना कि कुछ वस्तुएं किसी उपभोक्ता के लिए आय के कुछ स्तरों पर सामान्य वस्तु हो सकती हैं और कुछ अन्य स्तरों पर वे निम्न स्तरीय वस्तुएं हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि एक व्यक्ति जैसे कि सैलरी महीने पर 2 लाख रुपए है, ठीक है, तो उसके लिए ये छोटी मोटी चीज़ें तो बहुत आसान है कि भाई आटा लेना है, आटा तो हम यूँ ही ले लेंगे, ये ले लेंगे, ठीक है। उसके लिए निम्न स्तरीय वस्तु है, ठीक है, उसके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखती है। लेकिन एक ग्रामीण परिवार है उसके लिए ये महत्व रखता है, उसके लिए सामान्य बात है ये कि भाई हमें आटा लेना हमारे लिए कितना हमें जटिल टास्क है, ठीक है। तो ये चीज़ें यानी कि उपयोगिता हर किसी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती, वही बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति, ठीक है, यानी आय में वृद्धि कभी कभी उपभोक्ता को वस्तुओं को उपभोग में कमी लाने के लिए प्रेरित करती है। देखिए ये हकीकत बात है कि कभी कभी ऐसा नहीं है कि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो व्यक्ति जो है हर बार वस्तुओं को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेगा। कभी कभी ये भी हो सकता है कि कमी हो, ठीक है, यानी आय बढ़ रही है लेकिन हम ज़्यादा लेना नहीं चाहें, ठीक है। ये यहाँ पर कहा गया है प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी कि ऐसी स्थिति में जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वो आय प्रभाव के दूसरे विपरीत कार्य करता है। यानी प्रतिस्थापन हम यानी कि कोई चीज़ लेना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर ये कहा गया यदि आय प्रभाव ज़्यादा प्रभावकारी है प्रतिस्थापन प्रभाव से तो वस्तु की मांग उसकी कीमत से सकारात्मक रूप से संबद्ध होगी, ठीक है। और इस तरह वस्तु को गिफिन वस्तु कहा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक स्थिति आ जाती है आप सभी की लाइफ में, हम सबकी लाइफ में। यहाँ पर देखिए ये जो अर्थशास्त्र को अपने जीवन से कनेक्ट करके चलें तो एक स्थिति अपने सबकी लाइफ में एक आ जाती है कि भाई हमें लगने लगता है कि भाई अब तो हमने बहुत कुछ अपना जो है मौज मस्ती कर ली, अब हमें सोचना चाहिए अपने फ्यूचर के बारे में। तो आप क्या करते हैं कि नौकरी करते हुए फिर बचत शुरू करते हैं, वहाँ पर आप फिर खर्चा नहीं करते। आपको लगता है कि भाई हमारे घर में सिस्टर है उसकी शादी करनी है, हमारे बूढ़े माता पिता हैं उनकी भी ख्याल रखना है हमें, ठीक है। तो बचत स्टार्ट करते हैं, अपने बच्चों के बारे में बचत स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपकी आय बढ़ रही है तो आय बढ़ने के साथ आप वस्तुएं ज़्यादा नहीं खरीदते हैं बल्कि बचत करते हैं, ठीक है। तो इसे जो आप बचत कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन तब होगा जब आप बचत यानी कि प्रतिस्थापन की स्थिति तब आएगी जब आपकी आय बढ़े और आय के दौरान आप जो है सामान्य चीज़ें छोड़कर कुछ और विशिष्ट चीज़ें खरीदें, तभी तो प्रतिस्थापन होगा, ठीक है। यानी अब आप पहले आपकी जेब की क्षमता जो थी केले खरीदने लायक थी, अब आपकी आय बढ़ी तो आप सेब खरीद रहे हैं तो प्रतिस्थापन हो जाएगा। लेकिन अब ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन नहीं होगा जब आप बचत कर रहे हो, ठीक है। तो वो बात यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर नोट अगला नोट करके नोट 2 देखिए नोट में ही पूरा लिखना है यहाँ पर कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना फिर कि यदि आय प्रभाव ज़्यादा प्रभावकारी है
प्रतिस्थापन प्रभाव से, और प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया क्यों है, ठीक है, रीजन बता दिया मैंने, ठीक है। यानी यदि इसमें लिख लेना, यदि आय प्रभाव ज़्यादा प्रभावकारी प्रतिस्थापन प्रभाव से, तो वस्तु की मांग उसकी कीमत से सकारात्मक रूप से संबद्ध होगी, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, गिफिन वस्तु इसे कहा जाता है, ठीक है, गिफिन वस्तु, ठीक है। यानी आपको वही चीज चाहिए जो आप जिनकी आपकी जरूरत है, बाद बाकी आप छोड़ रहे हैं, गिफिन वस्तु की संज्ञा से दे दी, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, स्थानानुपन्न और पूरक। स्थानानुपन्न का मतलब क्या है, स्थान किसकी, एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु, ठीक है। और पूरक का मतलब क्या है, इसके साथ में, ठीक है। जैसे चाय के साथ में चीनी की जरूरत है, ठीक है, जूते के साथ में मोजे की जरूरत है, जुराब की जरूरत है, ये पूरक वस्तुओं की संज्ञा है, ठीक है। तो स्थानानुपन्न और पूरक वस्तुएं होती क्या क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि पहली बात तो पूरक, यानी जिन वस्तुओं का साथ साथ उपयोग किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं, जैसे चाय और चीनी, जूते जुराब, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे पेन और पेन के अंदर रिफिल, ये क्या है, यानी पूरक वस्तु है, इनका संबंध जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं अगर स्थान पूरक का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए चीनी के प्राइस बढ़ते हैं, चीनी के प्राइस बढ़ते हैं, तो चाय आप जो दिन में 4 चाय पीते हैं, फिर उसकी जगह आप 2 चाय पियेंगे, क्यों 4 चाय पियेंगे, यानी चीनी अब बढ़कर हो गई 100 रुपये किलो मान लीजिए, फिर आप थोड़ी ना पियेंगे दिन में 4 बार में चाय चाहिए थी, 4 बार चाय नहीं पियेंगे, वो बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर पूरक वस्तुओं में इस तरह की वस्तुएं आती हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल सब में वही दिए गए हैं, प्राइस हाइक से लेकर, यानी प्राइस लो और डाउन वाला एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए पूरक वस्तुओं में किसी एक वस्तु का प्राइस हाइक होता है तो क्या कंजम्पशन की मात्रा कम होगी, हो जाएगी, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पे चीनी का प्राइस कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो चाय की आपकी मात्रा बढ़ जाएगी, आप चाय खूब पियेंगे, आप कहेंगे अरे अब तो चीनी का प्राइस कम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पूरक में दिखाई गई स्थिति। दूसरी स्थिति ये है कि भाई स्थानानुपन्न वाली कंडीशन यहाँ पर ये कही गई है कि भाई मान लेते हैं एक कंडीशन ऐसी आती है कि चाय, यानी कि चाय आपकी तैयार हो रही है, चाय यानी कि चाय और चीनी के मिश्रण से चाय बनकर तैयार हो रही है, चाय में चीनी का भी मिश्रण पड़ता है, चीनी चाय पत्ती पड़ती है, ठीक है, और भी सारी चीजें पड़ती हैं। तो चाय की जो लागत है, मान लीजिए लागत आ रही है 50 रुपये पहुंच गई, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 50 रुपये लागत पहुंच गई, यानी चीनी का रेट भी बहुत ऊपर पहुंच गया, चाय पत्ती का रेट ऊपर पहुंच गया, ठीक है, उसमें जो और कुछ मसाले वगैरह पड़ते हैं उनका रेट ऊपर पहुंच गया, तो चाय की लागत 50 रुपये पहुंच गई। ऐसे में हम देखेंगे भाई कॉफी जो है, कॉफी का एक कप तैयार हो रहा है 20 रुपये में ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, कुछ दिन के लिए चाय छोड़ देंगे और कॉफी पर स्विच कर लेंगे, हम कॉफी पीने लगेंगे, कॉफी क्योंकि कॉफी सस्ती पड़ रही है, ठीक है। तो इसे स्थानानुपन्न कहेंगे, ठीक है। यानी हमने एक चीज, यानी कोई चीज उपभोग कर देते उसको छोड़कर हम किसी दूसरी चीज पर फोकस कर लिया हमने, ठीक है, अपने आय को बचाने के लिए, अपनी आय को संतुलित करने के लिए उसे स्थानानुपन्न प्रभाव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है, ठीक है। पूरकों के विपरीत चाय व कॉफी जैसी वस्तुओं का एक साथ उपभोग नहीं होता है, ठीक है। यानी वास्तव में वे एक दूसरे के स्थानानुपन्न होती हैं, क्योंकि चाय कॉफी का स्थानानुपन्न है, अतः यदि कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता चाय की ओर जा सकते हैं, और इस प्रकार चाय का उपयोग संभवतः अधिक हो सकता है। यानी कॉफी की कीमत बढ़ गई तो हम लोग चाय की तरफ फोकस कर लेंगे, और चाय की कीमत बढ़ गई तो हम कॉफी की तरफ चले जाएंगे। यानी अमूमन घरों में चाय और जो है कॉफी एक साथ साथ नहीं बनती है, यानी हकीकत बात यह है सेम टाइम पे नहीं बनेगी, ठीक है। हो सकता है कोई भाई किसी कोई ज़्यादा ही रिचेस्ट फैमिली से हो तो हो सकता है, एक आम परिवार में ऐसे नहीं होता है, ठीक है। आम परिवार में अपना बजट मेंटेन रखा जाता है कि भाई कि हमारे पास दूध तो उतना ही आता है, ठीक है, चीनी तो उतनी ही आती है, अब हम सुबह के टाइम पे चाय अलग बनाएं, कॉफ़ी अलग बनाएं, तो ऐसे थोड़ी ना चलेगा एक सामान्य परिवार में, ठीक है। कोई भाई विशिष्ट परिवार हो और वो कमेंट में वर्क करके मुझे कहें अरे सर मेरे यहाँ तो चाय भी पी जाती है सुबह सुबह और कॉफ़ी भी पी जाती है, तो उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं मानूंगा, ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ। तो ये आपने स्थानानुपन्न और पूरक के बारे में यहाँ पर जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, अब देखिए ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं इसे छुड़वा रहा हूँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, क्योंकि हमारा यहाँ पर काम नहीं है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं बाजार मांग की, ठीक है। बाजार मांग क्या होती है, ठीक है। बाजार मांग का अभिप्राय ये है कि किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग जो है सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है। क्योंकि आप सभी को पता है बाजार हमारा एक प्लेटफॉर्म है, माध्यम है, जिसके द्वारा हम चीज़ें उपभोक्ता अपनी चीज़ें खरीदते हैं और सप्लायर्स जो है अपनी चीज़ें वहाँ पर बेचते हैं, ठीक है, सप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ पर जो व्यक्ति हुए एक तरफ तो जो है विक्रेता है, दूसरी तरफ क्रेता है, ठीक है। यानी एक तरफ तो बेचने वाला है और दूसरी तरफ खरीदने वाला है, और बीच में वो माध्यम क्या है, बाजार है, और वहाँ पर जो चीज़ें खरीदी बेची जा रही हैं उन सभी की सम्मिलित मांग को हम यहाँ पर जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। यानी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग है उसका जोड़ होती है, बाजार की जो मांग है, ठीक है, यानी एक विशेष कीमत पर बाजार की जो मांग होती है, ठीक है, तो उस उपभोक्ताओं की सम्मिलित जो मांगे हैं उन सभी का जोड़ होती हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख लेना, ठीक है। यानी कि यहां पर कहा गया है कि बाजार में एक ही वस्तु के लिए अनेक उपभोक्ता होते हैं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई, यानी यहाँ पे कहा गया है कि भाई पहली बात, बाजार में एक वस्तु नहीं होती है, और एक वस्तु होती भी तो उसके लिए एक लेबल नहीं होता है, बहुत सारे खरीदार होते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाजार की मांग बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। तो यहाँ पर ये लिख लेना कि किसी वस्तु के लिए एक विशेष कीमत पर बाजार मांग सभी उपभोक्ताओं की सम्मिलित मांग का जोड़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना किसी वस्तु के लिए बाजार मांग व्यक्ति विशेष के मांग वक्रों से प्राप्त की जाती है। यानी कोई व्यक्ति विशेष, उसको बहुत ज़्यादा जरूरत है तो उसको ज़्यादा पैसे पे ले सकता है, कोई कम जरूरत है तो नहीं लेगा। ठीक है, तो वो बात यहाँ पे बाजार मांग में कही गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब ये सब हो गया मांग का लोच, यानी कि लोच का मतलब इलास्टिसिटी। ठीक है, लोच का मतलब इलास्टिसिटी, लचीलापन। ठीक है, लोच का मतलब लचीलापन, नहीं लचलता। ठीक है, नहीं लचलता से अभिप्राय, लोच का मतलब लचलता है। ठीक है, देखिए लचीलता कैसे निकलती है, यानी यहाँ पर कहा गया है कि कुछ वस्तुओं के लिए मांग कीमत परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक अनुक्रियात्मक होती है। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनके प्रति क्या होती है, मांग अगर बढ़ती है, ठीक है, मांग की कीमत अगर बढ़ रही है तो उनके प्रति एक क्रिया होगी, अनुक्रिया होगी। जब कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं इन पर कीमत परिवर्तनों के कारण मांग पर उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी उनकी कीमत बढ़ भी जाएगी तो मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे आपके सामने फ्यूल है, फ्यूल का मतलब क्या, पेट्रोल डीजल है। पेट्रोल डीजल की आपने कभी सुना है कि भाई प्राइस बढ़ गए तो भाई उपभोग कम कर देंगे? नहीं करेंगे, हम तो उसी गति से, यानी हमें जाना है तो हम अपने आप को रोकेंगे नहीं, प्राइस कितने भी बढ़ जाए हम खरीदेंगे। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये मांग लोच वाली कंडीशन है, लचलता वाली कंडीशन है, हमें लेनी ही लेनी है वस्तु। हम जब पेट्रोल डीजल के एग्जांपल लेते हैं, यानी कि कभी आपने देखा होगा, जैसे मैं बचपन में मैंने, मेरी जो एज रही है, मैंने जिस एज से पेट्रोल के प्राइस देखे हैं कि भाई डीजल मैंने 30 रुपये लीटर से देखा है। ठीक है, और पेट्रोल उस समय 40 या 42 रुपये लीटर थी जब मैं छोटा था। ठीक है, और अभी आप देख रहे होंगे पेट्रोल पहुंच गई लगभग 80 या 82 पे लगभग, मुझे अभी एक्यूरेट अभी रेट पता नहीं है अभी के। ठीक है, और डीजल लगभग 65 या 66 रुपये के करीब चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर क्या किसी की मांग कम हुई? यानी आज भी धड़ल्ले से गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, लोग जो खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ा। और एक और क्या होता है, कुछ ऐसे उत्पाद होते हैं जिन पर कीमत बढ़ी तो हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम कहते नहीं हम नहीं लेंगे भाई, हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी हमने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया। जैसे कुछ कंपनियों ने ऐसे किया था, जैसे कुछ कंपनियाँ खाद्यान्न वाली कंपनियाँ हैं जिन्होंने अपने आप अचानक से रुपये बढ़ा दिए उन्हें, तो हमने क्या कर दिया, उससे साइड में हो लिए, भाई हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया गया है कि जो वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा गया है किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागबल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत का लोच है। ठीक है, यानी कि वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन आ रहा है और वस्तु की कीमत जो बढ़ रही है, उससे वस्तु की मांग में कोई परिवर्तन आ रहा है और उससे फिर हम भाग दे रहे हैं, तो हम उसकी कीमत जो है वो लोच है, लचलता कहलाएगी कि भाई कितनी अब खरीद रह गई है, कितनी जो मांग के अकॉर्डिंग कितनी चीज़ जा रही है या नहीं जा रही है। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लोच दिखाया गया है ईडी से कि वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इससे हमने भाग दे दिया। अब पता चल जाएगा लोच कितना लोच आया, कितनी इसकी वस्तु की बिक्री रह गई। ठीक है, यानी प्राइस बढ़े तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि मांग की कीमत वस्तु की कीमत परिवर्तन के कारण इसकी मांग की अनुक्रियात्मक की माप है। ठीक है, यानी कि वस्तु की कोई कीमत प्राइस बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ वस्तु की जो डिमांड पर क्या असर पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, उस चीज़ को मापने का कार्य जो होता है वो लचीलता के तहत मापा जाता है, यानी उसे मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट तो ये नोट कर लेना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ऑथेंटिक परिभाषा इसकी ये है, यानी परिभाषा में कि किसी वस्तु की मांग, ठीक है, मैं प्रतिशत परिवर्तन को उस वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त भागफल किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत का लोच है। और ये फॉर्मुलेशन जो है वो आप लिख लेना, इसे आप समझ जाएंगे ये मांग की लोच है। ठीक है, समझ जाएंगे अब आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही सब बातें यहाँ पर कही गई हैं और कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें ऐसी कही गई हैं, किसी वस्तु में जैसे लोचहीनता भी मिलेगी कुछ, जैसे कहा गया है यहाँ पर कहा गया है किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत में लोच को निर्धारित करने वाले कारक, यानी कि जो फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है, जो लचीलता है उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, पहली बात यह है कि भाई विलासिता की वस्तुएं हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कहा गया है खाद्यान्नों की कीमत बढ़ने पर भी उनके मांग में परिवर्तन नहीं होता है।
ठीक है। यानी लोच के तहत खाद्यान्न ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनकी कीमत बढ़ भी जाएगी तो उनकी मांग परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है। यानी अगर जिंदा रहोगे तो खाओगे। लेकिन आप जो विलासता की वस्तुएं हैं, महंगी वस्तुएं, आप उन्हें छोड़ दोगे। अगर उनके प्राइस बढ़ गए तो आप क्या उन्हें यूज करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने परफ्यूम ले लेते हैं, जिन्हें आम भाषा में डेओ कहते हैं, ठीक है, बॉडी स्प्रे कहते हैं, ठीक है। अभी क्या है भाई, उसकी प्राइस कम है तो आप लोग सब लोग बॉडी स्प्रे यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए वही जो बॉडी स्प्रे वाली बोतल है 400 से 500 रुपए की आने लगे एक, ठीक है, सीसी उसकी, ठीक है, 400 से 500 रुपए की 200 ml की आने लगे, फिर क्या यूज करोगे? नहीं करोगे, छोड़ दोगे उसे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, किसी वस्तु की मांग जो है, यानी हमें ये वहाँ पे प्रायोरिटी देखते हैं, यानी हर जगह एक ही चीज माइंड सेट आ जाता है कि हमें उसकी उपयोगिता क्या है। यानी पूरा चैप्टर जो डिपेंड है वो बिहेवियर पर डिपेंड है कहा जाए तो, ठीक है। यानी हमें उपयोगिता है तो हम लेंगे, नहीं उपयोगिता है तो हम छोड़ देंगे उसे। यानी उपयोगिता उसकी मान लीजिए उतनी ज़्यादा नहीं है, यानी उसके बिना भी काम चल सकता है, तो छोड़ देंगे। हम क्यों लेंगे भाई, हमारे पास जेब हमारे पास गवाही नहीं दे रही है। तो वो बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। यानी कि एक बात और कही कि स्थानांतरण के जरिए कि मान लीजिए एक किस्म की दाल की कीमत बढ़ जाती है तो लोग किसी अन्य दाल का वो करने लगेंगे, ठीक है। तो इसे निकट का स्थानांतरण कहेंगे, जैसा कि हमने स्थानांतरण और पूरक वाली में पढ़ा था, ठीक है। यानी एक की कीमत बढ़ी, आपने दूसरे पर स्विच कर गए, तो इसे स्थानांतरण कहेंगे। तो उस वस्तु की मांग लोचदार होती है जिसकी निकट की स्थानांतरण वस्तुएं सरलतापूर्वक उपलब्ध हैं, ठीक है। यानी ऐसी चीज की मांग जो क्या होगी, फिर इलास्टिसिटी आएगी। यानी इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अपने आप प्राइस जो डाउन हो जाएगा अपने आप, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास विकल्प मौजूद है। अब लोगों के पास कोई विकल्प ही मौजूद नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, जो लोच जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। जैसे आप पेट्रोल डीजल में देख सकते हैं, इन लोगों के पास विकल्प नहीं है, ठीक है। हकीकत बात है, उन्हें मतलब अपने गाड़ियाँ चलाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, अपनी गाड़ी में फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए, आज भी हमारे यहाँ भी जो है बैटरी चलित जो उपकरण इतने ज़्यादा प्रचलित नहीं हो पाए मार्केट में, तो मजबूरी है हमारी पेट्रोल डीजल लेना ही लेना है। तो कहीं ना कहीं इसमें लोच है ही नहीं, उसमें तो लोच बढ़ रहा है, उसमें कीमत बढ़ रही है तो हमें लेना है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं भाई जिन पर स्थानांतरण हम कर सकते हैं, यानी लोचदार हो जाती हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। यानी हमारे पास विकल्प मौजूद है, इसी विकल्प को हमने इलास्टिसिटी नाम दिया है, ठीक है, लचीलता नाम दिया है, यानी लचीलापन है हमारे पास, ठीक है। यानी हमारे पास दाल की कीमत बढ़ेगी, यानी अरहर की दाल की बढ़ेगी कीमत तो मसूर की दाल के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। अरहर की दाल नहीं खाएंगे कुछ दिन, ठीक है। यानी उसी कीमत में उसकी पुरानी कीमत में जो है मसूर की दाल मिली तो मसूर की दाल ले लेंगे। यानी पिछली कीमत पर 60 रुपये किलो के हिसाब से अरहर की दाल मिल रही है, अब अरहर की दाल पहुंच गई 120, तो हमने अरहर की दाल छोड़ दी। अब 60 रुपये में ही हमें जो है और जो मसूर की दाल मिली तो मसूर की दाल खाने लगे। तो यहाँ पर अरहर की दाल के सामने मसूर की दाल क्या है, एक यहाँ पर स्थानांतरण वस्तु है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर लोच आपके सामने है, यानी आपके पास सामने लचीलता मौजूद है, आपके सामने बाजार में लचीलता मौजूद है, आप ले सकते हैं, कोई दूसरा उत्पाद ले सकते हैं, तो वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो लोच और व्यय, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोच और व्यय में यहाँ पर बताया गया है कि वस्तु की कीमत और उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे के से प्रतिलोमतः संबद्ध हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है अथवा कमी होती है। यह हकीकत बात है लोच और व्यय में, ठीक है। यानी कि आप लचीलता और व्यय में एक खास तरह का संबंध होता है। यानी किसी कीमत की अगर मान लीजिए बदलाव आ रहा है, ठीक है, यानी आपकी जेब में पैसे नहीं है, या फिर कीमत मान लीजिए, मैंने आपको एग्जाम्पल केला और आम वाला दिया कि मान लीजिए अभी क्या है कि आम का प्राइस 30 रुपये किलो है, केला 20 रुपये किलो है, और आपके जेब जो है वो केले खरीदने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है, केले खरीदने की क्षमता प्रदान करती है। आप आम नहीं खरीद पा रहे हैं ऐसे में, ठीक है। यानी आपके पास केले के लिए पर्याप्त रुपए हैं, आम के लिए नहीं है। अब मान लीजिए क्या होता है कि भाई केले के प्राइस और हैवी हो जाते हैं और आपकी सैलरी हल्की सी बढ़ गई है, ठीक है, आपके पास केले के प्राइस पहुंच गए 50 रुपये किलो, तो उस स्थिति में क्या करेंगे आप, एक लचीलता के तौर पर फिर आप आम खरीदने लगेंगे, केले नहीं लेंगे, इसे स्थानांतरण प्रभाव कहेंगे। तो ये लोच और व्यय की एक दिखाता है यहाँ पे, ठीक है। यानी ये प्रतिलोमतः संबद्ध है, ये दोनों चीजें, वस्तुओं की मांग, ठीक है, कीमत और मांग कहीं ना कहीं संबद्ध है, ठीक है। तो यहां पर लोच और व्यय में लिख लेना कि किसी वस्तु की कीमत में बदलाव से उस पर होने वाले खर्च में परिवर्तन, कैसे परिवर्तन आता है, ठीक है, ये जानना हमारे लिए जरूरी है। तो ये यहां से मत लिखना, कैसे मत लिखना ना, कैसे हटा देना, मैं परिवर्तन आता है ऐसे लिख लेना, ये ठीक है। यहां पे लिख लेना वस्तु की कीमत और उस वस्तु के लिए मांग एक दूसरे से प्रतिलोमतः संबद्ध हैं, ठीक है, ठीक है। इसी में सब पॉइंट देखिए, कीमतों में परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय में वृद्धि होती है अथवा कमी, ठीक है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कीमत में परिवर्तन के प्रति उस वस्तु की मांग कितनी अनुक्रियात्मक है, ठीक है। तो ऐसे करके भाई आपका ये चैप्टर अब हो जाता है समाप्त, ठीक है। ये आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। यानी आई होप मैंने जो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर की वो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी,
ठीक है। देखिए मैं हर चीज़ में हर जो प्रयास करता हूँ उसमें कोशिश पूरी मेरी यही रहती है आपको संतुष्टि प्रदान हो, ठीक है। देखिए मैथमेटिकल रूप से हमें यहाँ जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये कहेंगे सर आपने मैथमेटिकल रूप से क्यों नहीं पढ़ाया, हमें जरूरत है ही नहीं, यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम में इतना हमारा रोल है ही नहीं, तो हम नहीं पढ़ाया। अब देखिए ऐसे कोई अभ्यर्थी हैं जिनके पास लगता है भाई 11th-12th में पढ़ने वाले हैं और जिनके एग्जाम में आने वाला है, तो आप गवर्नमेंट का दीक्षा पोर्टल है, ठीक है, दीक्षा पोर्टल है, गवर्नमेंट का पोर्टल है, तो आप यहाँ से निःशुल्क लेक्चरार्स की वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आपके सामने विकल्प मौजूद है। मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूँ कि दीक्षा पोर्टल पे जाइए, स्वयं पोर्टल पे जाइए, ये गवर्नमेंट के पोर्टल हैं, आपको किसी प्रकार की कोई राशि खर्च नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे निःशुल्क कंटेंट आपको मिलेगा, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर वही एप्लीकेबल हो जाती है, हिंदी माध्यम वाले अभ्यर्थियों के लिए कंटेंट बहुत कम है, यानी हिंदी माध्यम का कंटेंट इन वेबसाइट्स पर भी नहीं, गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। गवर्नमेंट फोकस जो दे रही है वो इंग्लिश मीडियम पर दे रही है, हिंदी माध्यम की उपेक्षा कर रही है कहीं ना कहीं। उनके लेक्चरर्स वगैरह जो हैं, मैंने लेक्चर्स वगैरह देखे हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा सब इंग्लिश मीडियम में ही है, ठीक है। तो ऐसे में इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थी तो आसानी से चले जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले ऐसा करिए, अगर लगता है 11th-12th में अभ्यर्थी हैं तो अपने अपने जो विद्यार्थी हैं अपने अपने टीचरों से कहिए कि हमें ये क्वेश्चन है इनके न्यूमेरिकल्स समझा दीजिए, वो बता देंगे, ठीक है। थ्योरी यहाँ से पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल्स उनसे सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स का मेरा काम नहीं, इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा हमारा नया चैनल रूरल अकेडमी जो है, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। रूरल अकेडमी पर हमारा डेली करंट अफेयर्स और एक दिवसीय एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, ठीक है। तो आप लोग रूरल अकेडमी को सब्सक्राइब करना यूट्यूब पर बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।